आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री रघुवंशी भैया जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी वर्मा जी, सॉरी जी, शांति देवी कस्तूरी फार्म निरकी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से है। और रामकृष्ण भैया उत्कृष्ट किसान है। बढ़िया उनका कार्यक्रम चल रहा है और वो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और आप सबसे परिचित है, योगाहार के सदस्य है और आप सब रघुवंशी भैया से मिले हुए हैं और आगे का परिचय भी रघुवंशी भैया देंगे। और आज हमें किस विषय पर मार्गदर्शन देने वाले हैं ये भी रघुवंशी भैया ही बताएंगे। तो मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय रघुवंशी भैया जी को इस योगाहार मंच पर सादर सादर आमंत्रित करती हूँ जी। ओ जी, स्वागत है भाई जी। जी ओम। सदस्य के सभी सदस्यों को और सदन से जुड़ी हुई मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूं। और आप सबका मैं अपने कस्तूरी कृषि फार्म, शांति देवी कस्तूरी कृषि फार्म पर अभिनंदन करता हूं। ये एक्चुअली ये फार्म हमारी माँ का ड्रीम प्रोजेक्ट था। माँ का सपना था। इस प्रोजेक्ट पे काम करने के पीछे 2-3 और भी कई कारण रहे। यात्रा बहुत लंबी रही। तो आज थोड़ा सा जो हमने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है, किसानों के समाज के हित में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, उन विधाओं से थोड़ा थोड़ा मैं आपका आज परिचय कराऊंगा। और आपने मुझे सदन में बुलाया, इसके लिए मैं सदन का आभारी हूँ। और धीरे धीरे आइए अब हम हमारे फार्म हाउस की यात्रा आपको कराते हैं, जिसमें हमने कुछ जो नए बदलाव किए हैं उससे आपका परिचय कराएंगे। आप यहाँ से जैसे हम आते हैं तो ये जो भूमि आप देख रहे हैं सामने, जैसे पहले भी लोग और आ चुके हैं, ये वाली जो भूमि है ये हमारी गौ माता को समर्पित है। ये गाय के लिए समर्पित है। इसमें जहाँ पे भी जो गाय की मुक्ति होती है तो उसको गौ मुक्ति धाम के लिए पहले हमारे यहाँ जो एसडीएम राव साहब थे, आजकल वो पीएमओ में हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया था कि ये हम 50 डिसमिल भूमि जो आप देख रहे हैं वहाँ से लेके यहाँ तक ये हम इसको दान करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपके पास जमीन कम है, आप एक काम कीजिए, दान रहने दीजिए, आप स्वेच्छा से कार्यक्रम को चलाइए। तो हमने गौ मुक्ति धाम के लिए जगह आरक्षित कर दी। फिर इसमें जो भी गाय की देहांत हो जाता है उसको नंबर वाइज 1 2 3 वहां तक अभी ये हिस्सा पूरा हो गया है। इसके बाद आगे से फिर ये लाइन ऐसी शुरू हो जाएगी। तो इससे समाज के प्रति एक सबसे बड़ा काम ये हुआ कि जिन किसानों के लोग क्या करते थे, गोहा में, रास्ते पे, मेड़ पे, नहर पे ऐसे गाय को छोड़ जाते थे, फिर उसको जो जंगली जानवर हैं नोचते थे और एक प्रदूषण भी फैलता था। और जिसके घर के, जिसके खेत के सामने छोड़ के जाते थे वो किसान अलग परेशान रहता था। तो आज किसानों में, कल हमारे यहाँ एक राजेश पटेल जी आए थे, कहने लगे भाई साहब आपने इतना बढ़िया काम कर दिया, क्योंकि कल जो एक दैनिक भास्कर पेपर में कटिंग लगी हुई थी, ये हमारे यहाँ का वो दैनिक भास्कर वालों ने शूट करके लेके गए थे, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि इन्होंने गौ मुक्ति धाम के लिए जगह आरक्षित कर दी। तो उन्हें, हालांकि कुछ लोगों को बहुत पहले से पता था, उन्हें बाद में पता चला। बोले, वो ये कहने लगे भाई साहब आपने इतना बड़ा काम किया है, हम एक काम करेंगे, गड्ढे खोदने की क्या व्यवस्था रहती है? तो मैंने कहा वो तो किसान की तरफ से रहती है, या नहीं होते तो फिर हम ही कराते हैं। तो कहने लगे कि वो 500 रुपये हम देंगे, और सारी सबसे बड़ी है आपने कि प्रदूषण मुक्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप जो अच्छे कार्य करते हैं उसकी खुशबू देर से फैलती है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। और जैसे ही एक चीज और मैं अपने किसान भाइयों को के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आप अपना फार्म डिजाइन करें या अपना, मैंने बनय सिंह भैया को भी पहले एक बार बताया है कि हमेशा जैसे फार्म हाउस पे आप राइट में जाते हैं, जैसे ये हमारा गेट है, अब इस गेट से हम जैसे आप राइट में टर्न होते हैं, राइट हैंड पे जाते समय, तो ये राइट हैंड पे हमने, आप ये जो पौधा देख रहे हैं, आप सभी शायद पहचानते होंगे इसको। ये जो प्लांट है इसमें रात में फूलों की बारिश होती है। तो हमेशा अगर किसान अपने राइट हैंड पे अगर पारिजात का वृक्ष लगाता है, जिसको आप हार श्रृंगार कहते हैं, तो मैंने ये पाया है कि आपके फार्म हाउस की व्यवस्थाएं स्वतः चलने लगती है, क्योंकि हर चीज का एक ऑरा होता है जिसको बोलते हैं आभा मंडल। तो ये पारिजात का ऑरा आभा इतना प्रभावित करता है कि यहाँ पर जो भी आप व्यवस्थाएं करेंगे वो स्वतः अपने आप चलती रहेंगी। तो ये सेल्फ मोड में फार्म आ जाता है। तो जब भी आप कोई किसान भाई अगर अपना फार्म डिजाइन करे तो फार्म के राइट हैंड पे
आप है ना पारिजात का वृक्ष जरूर लगाएं। तो उससे आपको है ना, प्रजाति का क्या लिखा है मैसेज में, ठीक है मैं आपसे उस विषय पे भी बात करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने फार्म को डिजाइन कर सकते हैं। इसके बीच में हमने क्या किया था कि आपने पहले भी मेरा फार्म देखा हुआ है, एक लाइन में हमने मोरिंगा लिया है, उसके बीच में 5-5 फीट के डिस्टेंस से गुआवा है, अमरूद की क्रॉप है। और इसके बीच में जो 11 फीट का जो डिस्टेंस लिया था, उसमें हमने अभी ये आप सेम लगाई है। सेम हमारी अभी ये फ्लावरिंग पे आ गई है। और इसमें एक बीमारी लगी थी जिसके बारे में मैंने आदरणीय शरद भैया मंच से जुड़े हों तो उनको बताया था। तो उन्होंने कहा कि आप ये स्प्रे कर दो, वो स्प्रे कर दो। ये पहले से कुछ थोड़ी सी क्षतिग्रस्त थी। तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। यदि जब आपके पास बीमारी लगती है तो थोड़ा सा आप निरीक्षण करके कुछ पौधों को छोड़ दें और वेट करें कि प्रकृति क्या करती है आपके लिए। तो प्रकृति में जब हानिकारक कीट आते हैं तो उनको मारने वाले कीट भी स्वतः पैदा हो जाते हैं। यदि आपने, जैसे आपके यहाँ इल्ली लगी है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जब वो कीटों की संख्या बढ़ेगी तो उनको खाने वाले कीट स्वतः पैदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। इधर पे हमने हमारे फार्म हाउस पे यहाँ पे नारियल का प्लांटेशन किया है। एक नारियल है, एक मैंगो है, एक नारियल है, एक मैंगो है। ऐसे नारियल ऊपर चला जाएगा और मैंगो नीचे रह जाएगा। तो ये जो मैंगो आप देख रहे हैं नीचे रह जाएगा। इस तरीके से आप जो आपका पाथवे है, ये आपकी जो बाउंड्री है, उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे फार्म हाउस पे आप जब भी आएंगे, अभी ये जो वैरायटी देख रहे हैं मेरे पास अमरूद की 5 वैरायटी है। इसमें ये वाली जो वैरायटी आप देख रहे हैं जिसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है, ये देखिए इस तरीके से इसमें फ्रूटिंग हो रही है। जितने भी प्लांट है बहुत जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। इसमें हर जगह से फ्लावर आ रहा है, हर जगह से फ्रूट आ रहा है, हर ब्रांचेज में। तो इस तरीके से ये वाले हमने थाई पिंक की लाइन है, हमारी थाई पिंक की रो है। और इसके बाद में फिर हमने हमारे फार्म हाउस पे 500 पौधे, ये 2000 पौधे इसके हैं थाई पिंक के, और 500 पौधे केले के हैं। तो इस तरीके से आप है ना केला भी लगा सकते हैं। केले से हमें दो फायदे हैं कि हमारा जो मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो हमने प्रोजेक्ट लिया है, तो उसमें इसके पत्ते और जो लीफ जो बेकार हो जाती हैं, ये आप इसको यूज में ले सकते हैं। ये देखिए ये गलती हो गई है। इससे गलतियों से भी किसानों को सीखने को मिलता है कि जब भी आप केले की फसल लगाएं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 के बाद में, यहाँ आने के बाद में ये इतना हिस्सा फ्लावर का वेस्टेज चला गया। अब इस पौधे ने क्या किया कि जो ताकत इसे इसको देनी थी वो ताकत यहाँ चली गई। तो आपको ये फ्लावर के बाद जब जैसे 2 का गैप आए या ऊपर से आपकी 9 या 10 लाइन कंप्लीट हो जाए, तो ये एक्चुअली क्या है, इसके डायमीटर से होता है। नीचे इसकी मोटाई के आधार पर इनकी संख्या रखी जाती है। तो आप इसको ना तभी तोड़ दें। तो अब ये इस तरीके से आप इसको अलग कर देंगे तो क्या होगा कि इसमें जो भोजन जा रहा था वो आपके ये साइज अच्छा बनेगा। तो हमारे 12 महीने हमारे यहाँ पे केला कभी खत्म नहीं होता है। केला 12 महीने चलता है हमारे यहाँ। और इसके बाद में फिर हम अगर आप आगे देखेंगे तो कुछ और क्रॉप भी हमने इसमें मिक्स की है, जिसमें मोरिंगा की ये दूसरी वैरायटी है। इसमें कुछ ओडीसी है और इधर आगे जाएंगे तो पीकेएम 2 है। और अभी इस सेम के अंदर एक और बीमारी लगी थी जिसमें बारीक बारीक कीड़े ना इसके फ्लावर को खा रहे थे। अभी हमने थोड़ा सा उसी के हाल पे इसको छोड़ दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये उसमें अपना वापस उसने रिटेन कर लिया। वो बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई है। इसमें चींटियों का आवागमन चालू हुआ। तो हम इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में जब भी पढ़ते हैं, समझते हैं, तो नेचर में जब जब भी हानिकारक कीट आते हैं तो उनको मारने वाले कीट भी पैदा हो जाते हैं। अब हमने जो आगे एक इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया है, मैं उससे आपका परिचय कराऊंगा कि इस मॉडल से किसान अगर फार्मिंग करेगा तो उसको क्या काफी अच्छा रेवेन्यू निकल सकता है। उसके फार्म के पूरे खर्चे और उसका परिवार का अच्छे से पालन पोषण हो सकता है। जैसे कि कल आज यहाँ जितने भी सदन में मंच पे जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं संत से कम नहीं मानता, क्योंकि आप लोगों ने जो क्रांतिकारी कदम उठाया है, जैसे आज़ादी के लिए लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, एक छोटी सी जो जो जोत थी वो प्रज्वलित की और चीज को धीरे धीरे वो आगे बढ़ती चली गई। तो इसी तरीके से आप जितने लोग भी हैं, जो भी जैविक का छोटा सा भी काम कर रहे हैं, जो भी प्लांट लगा रहे हैं, वो एक संत के तुल्य है। आप लोग एक ऋषि से कम नहीं है। आपने जिस परंपरा को चालू कर रहे हैं, इससे धरती बचाने का मिशन में एक बहुत बड़ी हम लोगों को मदद मिलेगी। हम यहाँ पर अभी आए हैं तो ये थोड़ा सा आगे देखेंगे आप
तो हमने ये वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल बनाया है, जो हमारे खेत का कैचमेंट एरिया का पानी है वो यहाँ से अंडरग्राउंड इन टैंकों में जाता है। ये टैंक बने हुए हैं, इस टैंक से 3 टैंक है हमारे पास। इससे इस टैंक में आता है, इस टैंक में से फिर इस टैंक में जाता है, और इस टैंक में से वो ट्यूबवेल के पास अंडरग्राउंड लाइन डली हुई है तो वहां चला जाता है। तो हमारा खेत का पानी क्या है कि खेत में रखने का जो कंसेप्ट है उसमें हम भी कहीं ना कहीं जितना हम जल का दोहन कर रहे हैं उतनी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप छोटे छोटे से तालाब पौंड का या इस तरीके से हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। अब दूसरी एक चीज है कि इसमें हमने ना थोड़े से कमल डाल दिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमने ना कमल के सीड ग्रो कर रहे हैं इसमें। अब ये कमल को बड़ा करने के बाद में ये एक फार्म हाउस पे आप एक यूनिक कलेक्शन हो जाएगा आपका। और हमारे यहाँ नींबू कभी भी खत्म नहीं होता। आप देखते हैं ये देसी कागजी वैरायटी है लेमन की। ये 12 महीने हमने कुछ पौधे हैं, ये जो हमारे बीच में से ड्रेनेज एरिया गया था तो उसके किनारों पे लगवा दिया था, तो ये 5 साल बाद फ्रूटिंग पे आ गया और सभी में पूरे 12 महीने इसमें लेमन रहता है। 12 मासी लेमन है, कागजी नींबू कहलाता है, देसी ब्रीड है। तो ये आप ऐसे कुछ पौधे लगा लें जिसका कि 12 महीने यूज भी रहता है। और इसके बाद में आपको है कुछ कलेक्शन 10 फीट हाइट है, 8 फीट हाइट में है, हरीमन 99 एप्पल। ये एप्पल मैंने स्टॉक करके रखा है, ये 21-21 के साइज में है और ये हरीमन 99 एप्पल है। तो इसमें पिछले साल फ्रूटिंग हुई थी, एक एक दो दो, तो वो हमने देखने के लिए एक पौधा रखा था, बाकी सबके गिरा दिए थे। तो अभी इनकी हेल्थ काफी अच्छी हो गई, तो इस साल हम सोच रहे हैं कि एक दो प्लांट में लेंगे, एक साल और इसको अभी ग्रो कराएंगे। तो ये हमारे पास हरीमन 99 एप्पल भी है। और इसको बैग में इसलिए हमने संजो के रखा है कि अभी थोड़ा सा हम प्लेस डिसाइड कर रहे हैं कि इसको कहाँ पे हमें, जहाँ पे भी हमारे अभी क्या अंडर डेवलप्ड साइड है हमारी, डेवलपमेंट चल रहा है, तो इसको कहाँ स्थान देना है, इसलिए अभी इसको ये वेटिंग में है। तो ये हमारे पास 200 एप्पल लगाने के लिए अभी हमने इसको रोक के रखा है। इसके बाद ये जो आप स्टील जैसा सीधा दिख रहे हैं, ये बालकुआ बांस की वेरायटी है, ये भी बड़े पैकेट में है। तो ये करीब करीब आप देखेंगे कि 12 फीट हाइट में इसको सीधा ले जाके हम प्लांट कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये बाउंड्री प्लांटेशन का एक बहुत अच्छा विकल्प है। अभी किसान के पास इधर जितना भी बैम्बू आ रहा है पूरा बालाघाट से आ रहा है, और 8 फीट की स्टिक 20 रुपए में मिल रही है, जिसका कोई शेप है ना साइज है। तो इस तरीके से बैम्बू भी एक बांस जो है वो भी किसान के लिए एक बहुत, क्योंकि बांस जो है जब से आदमी जन्म लेता है तब से मृत्यु तक उसके साथ कभी नहीं छोड़ता। आप देख लीजिए, चाहे वो आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो, शादी में वो सुपड़ा लगता है, फिर वो आदमी आदमी अंतिम यात्रा करता है तो उसमें भी बांस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारा बैम्बू का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए हमें ना हर किसान को थोड़ा थोड़ा बैम्बू जरूर लगाना चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का लगाएंगे तो उसमें उलझता नहीं है किसान को। एक समस्या इसमें आती है, ये जो आपका बालकुआ बैम्बो होता है ये आपस में उलझता नहीं है, और जो दूसरा पाखर कटंगा या ऐसी कोई वैरायटी आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये आपस में अगर आपको एक बैम्बो निकालना है तो उसे 4 गुना लेबर लग जाती है इसको निकाल के साफ करने में। तो इसलिए क्या वैरायटी ऐसी सेलेक्ट करें जो सीधी जाए, जिसमें उसमें कांटे ना हो। तो इसमें बालकुआ एक बहुत अच्छी वैरायटी है। इसमें एस्पर भी चूज कर सकते हैं, हमने उधर पे एस्पर लगाया है हमारे यहाँ। और ये मैंने ये 2 साल का वृक्ष है। ये आपका सिंदूर है, हमारा सिंदूर आना शुरू हो गया है, ये फ्लावरिंग हो रही है इसमें। तो ये केवल इसकी ग्रोथ है 2 साल की मात्र, ये 2 वर्ष का पौधा है। अभी मैं आपको जिस इंटीग्रेटेड मॉडल से परिचय कराने ले जा रहा हूँ, उस मॉडल के माध्यम से 20 बाई 20 फीट में कि आप ना 1 लाख रुपए का रेवेन्यू आराम से निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप क्रॉप साइकिल कैसा मेंटेन करते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग का है, हम यहाँ पे ही कुर्सियां लग के, जब भी बच्चे जो इंटर्नशिप करने के लिए कॉलेज से आते हैं तो हम उनको यहीं पे बिठाते हैं नीचे, और ये उनका बोर्ड लगा हुआ है, यहीं पे हम उनको पढ़ाते हैं और यहीं उनको सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। कुसुम महाविद्यालय से हमारा MOU भी साइन हो गया है, तो वहाँ से भी बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए आएंगे, तो उनके लिए हमने थोड़ा सा व्यवस्था बना दी है। और फिर हमारे आसपास का जो भी कचरा निकलता है तो वो हम ये बर्मी बेड में डाल देते हैं, और इसके नीचे ये इसमें हमारा ह्यूमिक एसिड जो बर्मी वॉश जो होता है वो निकलता है, उसको हम टॉनिक के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी ये मॉडल देखेंगे थोड़ा सा, अभी ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये हमने जो दो पॉन्ड का निर्माण किया है, जिसका लंबाई है 34 फीट और ऐसे में 710 फीट लंबाई है। इसके दोनों किनारों पे आप देखेंगे ये कलकत्ता की वैरायटी है,
और ये कलकतिया गेंदा बोलते हैं इसको। तो आप इसका फ्लावर देखेंगे तो थोड़ा सा टाइट आता है, मतलब इसकी कीपिंग क्वालिटी आप ये है कि इसको काफी लंबे समय तक रख सकते हैं हम। केवल इसको है ना 2 हफ्ते लगाने में लेट हो गए, नहीं तो गणेश जी में ये चालू हो जाता। अब ये क्या नवरात्रि चलेगा, नवरात्रि चलने के साथ साथ में अभी ये चलेगा आपके दिवाली दशहरा ये भी हो जाएंगे, और फिर आखिरी में कोई नहीं रहेगा, तो फिर चुनाव तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉप साइकिल आप समय को देखते हुए ना मेंटेन करेंगे। तो इसकी दोनों रो में हमारे 2500 प्लांट लगे हुए हैं, ये इस लाइन में जो हमारा तालाब का पाथवे है, इस पे भी हमने क्या किया है कि एक्सोटिक वैरायटी भी लगाई है। ये जो आप देखेंगे कि ये पीला वाला नारियल है। और फिर इसके बाद में ये बनाना मैंगो है, थोड़ा प्रीसियस है, महंगी है, ये मैंने वहां से लेके आया था साउथ से। और ये ब्लैक मैंगो है, काला आम है। फिर एक नारियल एक आम का पैटर्न यहाँ पे भी है, तो नारियल ऊपर चला जाएगा और मैंगो उसके बीच में रहेगा। इसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 फीट है, और इसके बीच में 7.5 पे ये दूसरे दूसरे वाले पौधे हैं। तो इस तरीके से आप है ना अपने जो 1-1 इंच जगह आपके फार्म हाउस पे है उसको आप उपयोग कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग है ना इसमें आप मछली पालन कर सकते हैं। और उधर पे आप जो देख रहे हैं तो उसमें हमने ये वाला जो शेड है, इसमें हमारे पास है ना 1200 बच्चों का हमने लॉट डाला था। इसमें हमने मुर्गी पालन किया था। और ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, ये वाला केबिन इधर वाला, अंदर 3 सेक्शन है इसके अंदर। एक सेक्शन ये इधर वाला अलग है, बीच वाला अलग है, और उसके उधर वाला अलग है। तो इसमें ये जो रैंप दिया हुआ है, ये रैंप एक्चुअली राजहंस के लिए था। हम ये जो पूरा सेट राजहंस की ब्रीडिंग के लिए बनाया था। फिर राजहंस की उपलब्धता नहीं होने के कारण या थोड़ी सी कुछ वैरायटी वाला इशू आने के कारण हमने तुरंत में उस समय क्या है इसमें मुर्गी के बच्चे डलवा दिए थे। तो इसमें 400 बच्चे हमने इसमें डाले थे, 400 चिक्स इसमें थे, 400 बीच वाले सेक्शन में थे और 400 लास्ट वाले में, ऐसे 1200 चिक्स का हमने इसमें प्रोडक्शन लिया, जो कि 60 दिन में फसल आपकी रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर अब लाइव स्टॉक पे यदि आप काम करते हैं तो सबसे बड़ा कि जीता हुआ किसान उसे माना जाता है जो फीडिंग बचा ले। अगर जिसने दाना बचा लिया तो चाहे वो पशु आहार हो या फिर पक्षियों का आहार हो, लेकिन वो जिसने दाना बचा लिया वो जीत जाता है। तो अभी हमने ये क्या किया कि इसकी बीट के लिए आप स्ट्रक्चर को अंदर से देखेंगे तो इसमें हमने कनेक्टिविटी ऐसी रखी है कि नीचे आप जो शेड देखेंगे इसमें जाली लगी हुई है। तो ये क्या जो बीट करते हैं वो पानी में गिर जाती है और मछली इसको अपटेक कर लेती है। तो हमें मछलियों को के लिए फीड की जरूरत अलग से नहीं पड़ती। हमको 2 का पेट भरना है तो हम केवल एक को ही खाना खिलाते हैं। तो जो अभी हम जैसे एक को डाल रहे हैं तो अभी ये खाने के बाद 6 घंटे में अपने पेट में प्रोसेस करके मछलियों के लिए तैयार कर देगी। और इसको इस पानी के ऊपर स्ट्रक्चर बनाने का एक उद्देश्य और भी था कि किसान के पास एक तो छोटी जगह कम होती है, तो कम जगह का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज है कि जब भी आप बर्ड से या पक्षी पे जाते हैं तो छोटे चिक्स रहते हैं, तो आपके यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है सिक्योरिटी की, जिसमें इन बच्चों को सांप नहीं खा जाए या फिर कोई दूसरे जानवर नहीं खा जाए। तो आपको इसका धरती से संपर्क हटाना था हमको। तो हमने क्या किया कि इसमें जो कनेक्टिविटी के लिए जो ब्रिज दिया इसमें है ना हर जगह कब्जे यूज किए हैं। आप इसको ऐसे देखेंगे तो इसमें ये कब्जे लगे हुए हैं। तो जब रात को हम जब इसे फ्री हो जाते हैं तो ये ब्रिज को ये ऊपर चला जाता है, ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसका धरती से संपर्क टूट जाता है। तो चारों तरफ से ये पानी से घिरा रहता है, तो एक सिक्योरिटी का बड़ा इशू सॉल्व हो जाता है। दूसरा ये आप जो देख रहे हैं ये क्रीपर भी बहुत अच्छा क्रीपर है। अगर आप कुछ लोग जानते हो उसको पहचानते हो तो आप इसके पत्ते देखिए, इसको गार्लिक क्रीपर बोलते हैं। तो हमने दोनों साइड लगाया है, तब ये ऊपर चढ़ जाएगा और ऊपर से चारों तरफ आपको जब समर में आप आएंगे तो ये 8 महीने इसमें फ्लावरिंग होती है। और समर में भी होती है, विंटर में भी बहुत अच्छी से होती है। थोड़ा बारिश में फ्लावरिंग कम होती है। तो अभी बारिश चल रही है, इसके बाद ये पूरा तो ये गार्लिक क्रीपर कहलाता है। इसको आप लहसुन अगर हिंदी में समझेंगे तो लहसुन बेल बोलते हैं। यदि आपके घर में लहसुन खत्म हो जाए तो आप इसके जो फ्लावर है उससे लहसुन की पूर्ति कर सकते हैं। आप इसके फ्लावर को लहसुन की जगह इस्तेमाल कीजिए, इसमें फ्रेग्रेंस भी वैसी आएगी लहसुन जैसी, और लहसुन का सब्स्टिट्यूट है ये। तो इस तरीके से आप इसको एक शो प्लांट के तौर पे यूज कर सकते हैं। और दूसरा आप है ना किचन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये लहसुन बेल है, और दूसरा इसके रहने से मच्छर नहीं आते हैं आसपास, तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। फिर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ये प्रयोग किया था कि अभी
आप जो देख रहे हैं ये अभी बारिश के कारण इसका काम अधूरा रह गया अभी, तो इसके ऊपर है ना कॉटेज हमने बना दी है। तो ये हमने डेक एरिया रखा है। यहाँ पे आराम से एक डाइनिंग टेबल आ जाएगा, और डाइनिंग टेबल के बाद यहाँ पे झूला प्लान किया है। और फिर ये अंदर जो रूम बन रहा है, इस रूम में अंदर एक बेडरूम कंप्लीट हो जाएगा, एक ड्रेसिंग इधर कंप्लीट हो जाएगी, और चारों साइड है ना 5x4 की 4 विंडो दी है। तो जिससे आपके फार्म हाउस की आपको विजिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी कि आपके फार्म हाउस पे कहाँ कौन क्या कर रहा है। एक अभी ऐसे वॉचिंग टावर के तौर पे भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और हम ये पूरे फार्म पे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा फार्म है ना ऑटोमेशन पे चला जाए। मतलब बहुत सारी जैसे पानी देने की प्रक्रिया है, तो अभी हमने जो ये गेंदा भी जो लगाया है साथ में, तो इसमें भी हमने क्या किया है, ड्रिप इरिगेशन से ही काम किया। और हमारे पास 1000 लीटर का टैंक है। तो कभी कभी क्या होता है, लाइट नहीं आती है, तो इसकी कनेक्टिविटी उस टैंक से भी है। तो हम अगर 10 मिनट भी चला देते हैं तो हमारे सब पौधों में पानी हो जाता है। तो हमने इसको 2 in 1 रखा है इस तरीके से। फिर आप हम लोगों ने ये क्या किया कि ये जो बीच में से केनाल गई है हमारी, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे यहाँ क्या है कि ये तवा डैम से जो नहर आई है वो बीच में से सीधी निकल के किसानों के खेत में गई। तो हम क्या करते हैं कि है ना इस पे इसके बीच में इसको भी पक्का कर रहे हैं हम लोग। और इसमें भी एक वो मछली की प्रजाति होती है जिसको बाम बोलते हैं, तो वो पत्थर स्टोन जमा के आप उसका भी इसमें, क्योंकि इसमें हमेशा ही पानी रहता है, और नहीं हो तो आप अपना पानी को रोटेट करके हम फ्रेश पानी तालाब में ऐड करते हैं। और इस तालाब का जो गंदा पानी है इसको हम इरिगेशन में सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से उधर हमारे पास इलाहाबादी सफेदा है। इलाहाबादी सफेदा के बाद में कुछ मौसमी है। मौसमी के बाद में सीताफल भी है। अ, सीताफल के बाद में स्टार फ्रूट है। स्टार फ्रूट के बाद में हमारे पास रामफल है। रामफल के बाद में लक्ष्मण फल भी है। लक्ष्मण फल के बाद में बालाजी लेमन है। और बालाजी लेमन के बाद में अभी हमारे पास इस तरफ जाएंगे तो आप L49 भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब अमरूद की खेती करते हैं तो बोले अमरूद में आपका, ये देखिए कुछ फल गिरे हुए हैं, ये हैदराबाद की मौसम्बी है जो अभी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने फार्म पर प्रैक्टिकल के तौर पे थोड़े बहुत जो फ्रूटिंग एरिया जरूर डेवलप करें। उससे हमें एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमें हर सीजन में है ना आपको फ्रूट्स मार्केट से नहीं लाने पड़ेंगे। और अगर आपने मार्केट से फ्रूट नहीं लेके आए तो अभी ये समझ लीजिए तब भी एक मोटी रकम बचती है। अभी हमको ऐसे समझ में नहीं आता कि कितना पैसा होता है वो छोटे छोटे रूप में करके, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस तरीके से आप इधर देखेंगे तो ये हमारा दशहरी मैंगो है। ये इसकी उम्र भी अभी 2 साल ही, ये 2 साल का प्लांट है आप जो देख रहे हैं। सेवफल और का पेड़ दिखाओ ना, सेवफल फला की नहीं, सेवफल। सेवफल की फ्रूटिंग अपने यहाँ पे मार्च में आती है अभी। जी। हाँ अभी अपने यहाँ पे अपन जो हरिमन 99 हरिमन शर्मा साहब की जो वेरायटी है वो है ना इस पे अपना फरवरी और मार्च में इधर पे शुरू होगा। अभी फ्लावरिंग भी नहीं शुरू होगी, वो दिसंबर के बाद होगी। अभी तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ही होगी। और ये हमारे इसमें ये रामफल है। फिर इसके बाद में आगे है आप जाएंगे तो उधर पे सीताफल है, और फिर लक्ष्मण फल है। और अब हनुमान फल एक वहाँ पे अभी पवन सर आएंगे ना जब वो लगाएंगे उनके बर्थडे के लिए, अभी हमने उसको संभाल के रखा है। तो उनके जन्मदिन के पे हमने सोचा है कि सर आएंगे तो सर के हाथ से ही उनके बर्थडे के उस पे रखा हुआ था, तो तभी उन्हीं से लगवाएंगे। तो इस तरीके से है ना आप अपने थोड़ा सा फार्म को डेकोरेट करके और रेवेन्यू ओरिएंटेड मॉडल बना सकते हैं। हालांकि थोड़ा समय जरूर लगेगा इसमें, इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि बगीचा डेवलप करके और सब कुछ हो गए। तो ये हमारी काफ़ी लंबी यात्रा रही है। इसमें एक एक पौधे का हमने कहाँ लेके आए, फिर मोटिलिटी भी हुई या फिर किसी कारण से हम लोग कर भी नहीं पाए। तो इस तरीके से तो इस लाइन में आप जो देख रहे हैं हमारे पास 200 मैंगो है, पूरा अलग अलग वैरायटी का है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली दशहरी ज़्यादा है हमारे पास। फिर मैंगोस्टीन भी है हमारे पास, एक एक्सोटिक वैरायटी आती है उसकी मैंगो की। और फिर इसके बाद हमारे पास एक वो सफ़ेद जामुन जो वाइट आपको वाटर एप्पल बोलते हैं उसको, तो वो भी है। तो मैंने रेयर प्लांट का कलेक्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया है। तो ये क्या है कि आपके खेत का एक आकर्षण का केंद्र रहते हैं। जब भी आपके यहाँ कोई अतिथि आता है, कोई भी बाहर से रिश्तेदार आते हैं, तो वो जब आप फार्म हाउस पे जाएंगे तो ये चीज क्या है कि एक कनेक्टिविटी लाएगी आपके बीच में और आपकी भूमि के बीच में। या आपको सुबह होते से ही बस एक चीज हो जाएगी, चले हम हमारे खेत की ओर चलें। तो वो सुबह एक अजीब सा लगाव रहता है।
उसको मैं शब्दों में आपको बयां करूंगा तो शायद नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि अभी मैं दीमक पे मैं पहले भी बात। एक बार मुनीलाल सर आए थे तो वो आपके घर नहीं रुक के खेत पे रुके थे ना। हाँ हाँ हाँ, एक बार हमारे गुरुजी आए थे, तो अभी मैंने कहा कि घर पे रुकते हैं, बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो फार्म हाउस पे ही रुकूंगा। और ये जो एक दीमक के बारे में एक दिन और भी चर्चा हुई थी कि अभी ये देखिए इसके बीच में ना ये पौधा लगा हुआ है, अब ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें जो मैंने कटिंग बाद में करवाई थी, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक कोई बीमारी नहीं है। और ये दीमक के उसके साथ में, तो दीमक ने इसको नुकसान नहीं पहुंचा है। ये जो दीमक का जो ये है, इसकी जो मिट्टी है, इसको हम छान के ना वहाँ हम भोपाल बेचते हैं, 60 रुपए किलो बिक जाती है। बहुत सारे लोग है ना इसकी जो मिट्टी को यूज करते हैं। तो अभी धीरे धीरे जागरूकता आ रही है सब चीजों में। इसलिए हमने 25 बाई 25 के बैग में ये हमने हरीमन 99 इसलिए संभाल के रखा है कि लोग, बहुत सारे लोगों को अभी बात करने में लगता है कि हमारे यहाँ एप्पल हो सकता है क्या। तो हमारे यहाँ के लिए जो वैरायटी हरिमन शर्मा साहब ने डेवलप की है, उसको हमने इसलिए ये फार्म हाउस पे लगा के रखा कि ताकि समाज की सेवा हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे बहन जी ने रात को लिखा था कि विषय आपने दिया था समाज सेवा मेरे लिए, तो वो समाज सेवा इस प्रकार से भी की जा सकती है कि आप कुछ मॉडल ऐसा क्रिएट करके रखें जिसमें लोग आपको फॉलो कर सकें। अब हमारा जो इंटीग्रेटेड मॉडल है जो आपने उधर तालाब में देखा जाके, तो उसमें उसके लिए मेरे पास कम से कम 50 इंक्वायरी आ गई। और इसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हमें भी ऐसे ही बनाना है। और जरूरी नहीं है कि वो, तो उस टाइम पे हमने क्या है कि ये इसको बनाया था उसके लिए, अपना राजहंस के लिए, लेकिन उस समय राजहंस की उपलब्धता नहीं हुई। तो फिर हमारे यहाँ जो लेबर काम करते हैं, हमने उनको दे दिया कि भाई मंगल भाई आपको एक कोरकू परिवार से हैं, तो हमने कहा कि हम आपको ये स्टेबल करके दे दे रहे हैं, आप इधर इस पे काम करो। तो उन्होंने अच्छे से किया। और अभी भी दूसरे बैच के कुछ अभी 40 पीस के आसपास बचे हैं, इसके बाद दूसरा लॉट डालने का बोल रहे हैं। तो अभी हम इसको ब्रीडिंग सेंटर बना रहे हैं राजहंस का, क्योंकि एक राजहंस पक्षी जो कि ऑर्नामेंटल पक्षी है और जिसे लोग शौक के लिए पालते हैं, उसकी कीमत आज अगर नागपुर में हम इधर उधर पता किए तो 4,000 रुपए है। अब 4,000 रुपए का एक ऐसे बिकता है। तो मिनिमम आप 2,000 भी मान के चलें, उसका आधा भी मान के चलें। अभी तो हमको 2,000 में 20 पक्षी का एक जगह से ऑर्डर आया था, तो अभी हमने कहा कि अभी नहीं, तो अभी तो हमने ब्रीडिंग शुरू नहीं की है। तो इस तरीके से है ना आप इसको क्रिएटिव बना सकते हैं पूरे मॉडल को। और इसमें अगर 60 दिन की आप क्रॉप, अगर मान लो बर्ड्स पे भी जाते हैं, तो 60 दिन की क्रॉप में आपका अगर 300 रुपए से इंटू करते हैं 400 पीसेस का, तो एक 20 होता है, तो एक 20 एक 20 एक 20 360 का रेशो बनता है। अब 360 में से 1,60,000 का आपका फीडिंग हो गया, और उसमें 2 लाख रुपए बच गए 60 दिन में। आपको तो लाख रुपए महीने का ऐसा बजट आप बना सकते हैं। तो आप अगर इसमें मोर्टिलिटी या सीखने के दौरान होने वाली गलतियों से भी अगर आपको लॉस होता है, तो ये आपका 30% 20% से ज्यादा नहीं लॉसेस जाएंगे। फिर भी आपको है ना 70,000 60,000 रुपया महीना आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं अब जो क्रिएटिव काम है वो आप कर सकते हैं। और रही बात ये है कि कुछ लोग इस विधा को ऐसे मानते हैं कि अभी हम लोग सनातन से जुड़े हुए हैं। तो अभी ऐसे ही मछली पालन का है, मत्स्य संपदा योजना में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मछली पालन जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमारी इंदौर में भी मीटिंग थी। शरद जी को भी पता है, हम लोग भी वहां उसको अटेंड किए थे। तो इसको मत्स्य संपदा ये कहा है, मतलब मछली पालन को उन्होंने संपदा का नाम दिया है। ये किसान के लिए एक संपदा है। और इस संपदा का हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं वो अपने अपने विचारधारा के ऊपर है। और कि पहले हम भी इस विचारधारा से थोड़ा सा वो दूर रहे, लेकिन जब उसकी गहराई में गए, उन चीजों को समझा, तो इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग में तालाव का एक बहुत बड़ा उपयोग है। आने वाले 5 साल बाद जो पानी आपके पास 150 फीट पे आज अवेलेबल है, 100 फीट पे अवेलेबल है, कहीं कहीं तो 600, कहीं कहीं 1200, आने वाले युद्ध जो होने वाला है जिसकी अभी घंटी बज गई है, वो है अभी ये पानी के लिए लड़ाई होगी। जिसके पास पानी रहेगा वो किंग होगा। तो हमें क्या है कि इसको पानी को बचाने के लिए भी है ना, पहले पुराने खेतों में आपने देखा होगा कि एक छोटी छोटी तलैया होती थी। हर किसान के पास एक चारागाह होता था, और चारागाह होने के साथ साथ में एक तलैया होती थी। तो इस तरीके से क्या है कि जब से हमने ये तालाब बनाए हैं, जब से हमारा जो पानी में लूपिंग आती थी, जो ट्यूबवेल हमारा चलता था, वो उसमें लूपिंग खत्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि रही। और इस उपलब्धि से हमने कहा कि अभी एक नहीं, अब दो बनाया, दो डिजाइन कर लिए हमने, एक उस तरफ भी कर लिया। तो वो बगल वाले का ट्यूबवेल जब खुदवाया था हमारे चाचा जी का, वो चल ही नहीं रहा था, लेकिन जब से हमने तालाब बनाया तो वो ट्यूबवेल से बढ़िया अच्छे से सब सारी चीजें उसमें वो रन होने लगा। दूसरा यहाँ पे लगा था यूकेलिप्टस, उस तरफ हमारे चाचा जी की जमीन है। तो ये सामने जो देख रहे हैं आप, तो वहाँ पे यूकेलिप्टस लगा हुआ था। तो इनने एक यहाँ पे कुआं करवाया था।
वो कुएं में मेरे सामने 20 फीट पे मोटर चलती थी। लेकिन जैसे ही यूकेलिप्टस बड़े होते गए, तालाब का कुएं का पानी सूखते सूखते वो कुएं को उन्होंने पूरा सुखा दिया। तो हालांकि कुछ पौधे बैन हो गए हैं। सदन में मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। एक तो जैकरेंडा बैन हुआ है, दूसरा कोनोकॉर्पस बैन हो गया है। अगर कोई किसान या अपने गार्डन के लिए कि कोई कोनोकॉर्पस आपको बेचता है तो आप स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए कि ये पौधा बैन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है। तो रिसर्च पेपर ये बोलते हैं कि इस पौधे को लगाने से किसान को फायदा नहीं नुकसान है। दूसरा, आप गुलमोहर की बात करते हैं तो गुलमोहर नाम का पौधा भी बैन हो गया है। वो भी पानी का सबसे ज्यादा दोहन करता है, इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने और एमपी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो अभी बैन हुए हैं। तो हमें थोड़ी सी जागरूकता ये भी रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से पौधे बैन हुए हैं जिनको हमें नहीं लगाना, जो हमारा जल का दोहन करते हैं। यूकेलिप्टस के बारे में हमारी एक दो बार चर्चा और भी हुई है कि यूकेलिप्टस जो दलदली क्षेत्र के लिए आया था। तो लोग, ये हमारे जबलपुर के बेल्ट में कुछ लोगों ने इसको आप इसको स्कैंडल कह सकते हैं या एक ऐसी सोची समझी साजिश के तहत हमारे झरनों को बर्बाद करने के लिए अंधाधुंध इसकी रुपाई हुई। और अंधाधुंध रुपाई हुई तो उसमें क्या हुआ कि उस अंधाधुंध रुपाई के कारण बहुत सारे हमारे वाटर रिसोर्सेज जो पुराने वाले थे वो सब सूख गए। तो इस तरीके से आप अगर यूकेलिप्टस भी लगाते हैं अगर पानी के रिसोर्स के बाद में, तो शायद ये आप उचित नहीं होगा। तो आप इसकी जगह आप कोई दूसरा पौधा महोगनी चूज कर सकते हैं। अगर बाउंड्री प्लांटेशन आप कर रहे हैं तो आप बाउंड्री पे ना महोगनी लगवा दीजिए। तो ये महोगनी का पौधा आपका 10,000 से ऊपर की कॉस्टिंग का 8 साल में हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 1,200 रुपये पर ईयर, जाने को तो वो 50,000 तक चला जाता है, लेकिन 1,200 रुपये प्रति साल की आमदनी एक पौधा जब लगा रहे हैं तो ये मान लीजिए उस समय, क्योंकि एज्यूम करना जो हम मानते हैं या जो आकर्षण का सिद्धांत है वो उसी पे काम करता है कि जो आपने कल सोचा था उसका परिणाम आज हो। आज हम जो कुछ भी हैं जो हमने कल सोचा था, तो हमेशा आप जिन चीजों को ये मान के चलेंगे ना वो चीजें, वो घटनाएं आपके जीवन में जरूर घटित होंगी। और मैं आकर्षण के सिद्धांत का इतना, आप दीवाना भी कह सकते हैं उसको, इतने नजदीक से मैंने महसूस किया है कि जो जो चीजें आप चाहते हैं बस केवल उनके बारे में आपको सिर्फ कल्पना करना है। और आप जब कल्पना करेंगे तो सृष्टि कोई ना कोई वो छोटा सा रास्ता आपके लिए ढूंढ के निकालेगी कि कैसे मैं इसकी इच्छा, इस सामने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी कर दूं। तो वो चीजें बहुत जल्दी आपके वो सपने साकार होते हैं। सिर्फ आपको ये एज्यूम मान लेना कि ऐसा हो चुका है और हमेशा सकारात्मकता से आप देखेंगे। तो मैं हमेशा यहाँ आके बैठता था और ये इसको की डिजाइन के बारे में सोचता रहता था। तो मैं अभी ये देख रहा हूँ कि वो सारी चीजें अपने आप जीवन में कोई ना कोई ऐसा पड़ाव आता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उस उद्देश्य को पूरे करने में एक माइलस्टोन की तरह साबित होता है। या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से कि ईश्वर आपको हर रूप में मिल जाता है। आप अगर उसको शिद्दत से चाहेंगे तो बिल्कुल वो आपको प्राप्त होगा। अगर आप उसको वो कहते हैं ना कि अगर आप मुझे दुश्मन के रूप में चाहोगे तो मैं दुश्मन के रूप में प्राप्त होता हूँ, मित्र रूप में चाहते हो तो मित्र रूप में मिलता हूँ, पत्नी रूप में चाहते हो तो पत्नी, मैं हर समय आपसे मुलाकात करता हूँ। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारा जीवन होता चला जाता है। इस विषय पे काफी मैंने गहराई से अध्ययन किया है, सोचा है, चीजों को समझा है और मेरे जीवन में वो घटनाएं हुई हैं। शरद भैया, इस चीज का गवाह हम पहले एक छोटा सा ना, पहले ये पूरी जो जमीन दिख रही है ना, जब हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था तो हम गेती से इसको ना छोटी मोटी, पूरा तो नहीं कर पाते थे, तो 2 क्यारी 3 क्यारी में कोई भी सब्जी लगाते तो पूरा गेती से खुदाई होती थी इसकी, क्योंकि पौधे लग गए थे, बड़ी मशीन चल नहीं सकती थी, तो इसलिए ना इसकी गेती से खुदाई करते थे। तो उस समय हम सोचते थे कि अभी हमको है ना हमारे यहाँ वो जो 18-20 साल से हमारे यहाँ 4-5 लोग जो काम करते हैं, तो उनसे बात होती रहती थी कि यार कक्कू ट्रैक्टर लाना है। तो बोले हाँ यार भैया अपने को वो करना है। तो मैंने कहा चलो हो गई आपकी व्यवस्था। ये उनको 1 साल पहले बताया था। 1 साल बाद सारे रिसोर्सेज जुड़ गए, वो चीजें आ गई। फिर उन्होंने कहा भी इनको मकान बनाना है, इनको हमको तालाब बनाना है। ये स्ट्रक्चर हम क्या है, जो चीजें करने होती थी उसके बारे में हम मंथन कर, मतलब केवल सिर्फ सोचना था, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। फिर धीरे धीरे वो प्रकृति ने वो सारी व्यवस्थाएं जुटाई और अपने आप वो घटनाएं हमारे जीवन में होती चली गई। और जैसे जैसे हम थोड़े से आगे बढ़ते गए तो पौधों की दुनिया में मेरा 7-8 साल, मेरी शादी के बाद एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें 6-7 साल बाद मैं अपने परिवार से दूर रहा था। तो जो सतपुड़ा का ये जो सतपुड़ा वैली है, इसमें मैंने काफी भ्रमण किया, गौंड भील लोगों के बीच में काफी समय रहा। तो बहुत सारी चीजें हमको ऐसी रही कि जो नए अनुभव प्राप्त हुए, वो अनुभव हमारे प्लांटेशन में हमको आज काम आ रहे हैं। और मैं जितने भी लोग इस सदन में जुड़े हुए हैं, जो भी लोग पौधे लगाते हैं, वो सभी लोगों को
मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यू आर नॉट अ कॉमन मैन। आप एक एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप असाधारण व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो धरती को श्रृंगार करने का कार्य कर रहे हैं। और इस यात्रा में आप जो धरती को श्रृंगार कर रहे हैं उससे जो ऑक्सीजन निकलेगी, ये 9 ग्रहों से ये ऊर्जा टकरा के आपको वापस आएगी। और वापस आके आपको इतना कुछ दे के जाएगी कि शायद मैंने ऐसा देखा है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाती है कभी कभी। तो जितनी शिद्दत से आप धरती माँ को श्रृंगार करने का काम करेंगे, ये जब इसकी ऑक्सीजन जनरेट होगी, जब भी कोई पशु, आपने जैसे 10 पौधे लगाए फलदार, तो ऑब्वियसली है कि हमेशा जब मैं मेरी मीटिंग में ट्रेनिंग में कहता हूँ कि दीवालों पे भारत सरकार ने लाखों रुपए का नील बर्बाद कर दिया। लाखों रुपए का जो नील आता है कपड़े में देने का, उससे दीवार पे एक सेंटेंस लिखते हैं कि एक पौधा 10 पुत्रों के बराबर। तो मैंने उसका कैलकुलेशन किया कि उसके पूरे पांचों अंग, फूल, पत्ती, जड़, तना, और प्लस उससे निकलने वाली ऑक्सीजन, अगर इसका कैलकुलेशन की जाए तो एक प्लांट से हमें जो मिलता है वो 10 पुत्रों के बराबर होता है। अब 10 पुत्रों से हमें जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो सब सारी चीजें मिलती है, तो उसमें ऑक्सीजन का भी उसका कैलकुलेशन है कि वो ऑक्सीजन कितनी देता है। तो आपकी संतान आपको मना कर सकती है, आपके संतान, आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में कह सकते हैं ना कि अभी आपने ठीक है। एक बार मधुमक्खी ऊपर केचुआ नीचे का एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उसके विषय में बताएं। हाँ हाँ, ऊपर हमने है ना उसमें हमने क्या किया था कि वहाँ पे मधुमक्खी को ऊपर कर दिया था और नीचे केचुआ, और उसके नीचे इंटीग्रेटेड मॉडल में बर्मी वॉश को हमने उससे जोड़ के, अलग अलग हमारे जो ड्रम साइज था उससे जोड़ के, वो एक स्विच से पूरे 80 एकड़ में ड्रिंचिंग होती थी बर्मी वॉश की। तो वो मॉडल हमने सेमरी वाली साइड पे डेवलप किया था। और यहाँ के कुछ बॉक्सेस थे, अभी 6000 किलो हनी का हमारा प्रोडक्शन था, तो अभी हमारे पास 15000 किलो हनी का ऑर्डर आया है। अब 15000 किलो हनी का हमारी जो एमओयू उनसे साइन हुआ है, कल ही भोपाल में साइन हुआ, कि हमको उसको ना 3 शिफ्ट में देना है अलग अलग। पेमेंट पूरा एडवांस कर रहे हैं। लैब टेस्टिंग हमने हमारे शहद की उनको करा दी है। तो शहद में भी जब आपको कोई बड़ा वेंडर मिल जाता है, या ग्रुप फार्मिंग हम जो बार बार बोलते हैं ना कि हम लोग संगठित रूप से खेती करें, तो वो उसमें मधुमक्खी का हमें बहुत फायदा मिला हुआ। और उसके साथ साथ में ये हुआ कि पेस्ट मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छे से हो गया। और दूसरा, हमने मारीगोल्ड, हम गेंदा को हमेशा रिकमेंड करते हैं। मैं शरद जी को भी है ना 200 पौधे इसके देके आया था। शायद पता नहीं आपके यहाँ फ्लावरिंग पे है नहीं है, आप ये नीचे देखेंगे ना तो हमारे पौधे अभी फ्लावरिंग इसमें जस्ट स्टार्ट ही हो रही है। ये ऐसी टिप्स बन गई हैं, तो ये 4 से 5 दिन में आपको इसके फ्लावर रेडी हो जाएंगे। तो ये गणेश जी के एंड से चालू होगा, तो उधर नवरात्रि, दिवाली, दशहरा, जितने भी ये त्योहार मिलेंगे, और आखिरी में कुछ नहीं मिलेगा। तो इस साल चुनाव है, तो चुनाव में भी हम लोग इसका फूल बेच देंगे। तो ये जो पाथवे है सुंदर भी लग रहा है, और देखने से तो इस तरीके से हमने ना जो इंटीग्रेटेड मॉडल की भाई साहब आप बात कर रहे हैं ना, वो सेमरी हडसन में हमने डेवलप किया है। और अभी वहाँ बायोफ्लॉक का भी 2 मॉडल बन रहे हैं। और एक मीथेन प्लांट बहुत अच्छा है, जिसके बारे में आपकी मेरी चर्चा हो चुकी है कि अभी वो मीथेन प्लांट से आप ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। तो उस दिशा में भी हमारे शरद भैया काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसमें सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आज डीजल के रेट जो हो गए ना, वो किसान को बहुत थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो अभी हम गाय से भी अगर हमारा ट्रैक्टर रन हो जाए, या हमारे वाहन चल जाए गाय के गोबर से, जो मीथेन प्रोड्यूस होती है उसमें से पानी अलग करके, और एक फिल्टर सिस्टम लगता है, वो ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो छोटा ही प्रोजेक्ट है, हालांकि वो ज़्यादा 25 लाख के आसपास का है। तो उस प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जितने भी हम कार्य कर रहे हैं ना, उन कार्यों में बस शिद्दत और थोड़ा सा उसके प्रति आप वो रखेंगे, तो आपको बिल्कुल सकारात्मक रिजल्ट आते जाएंगे। बताने को चीजें बहुत सारी हैं। और आपने मुझे सदन में बुलाया, और हालांकि मेरा आज दूसरा प्रोग्राम था। आदरणीय रंजना बहन जी ने कहा कि आप जाके अपना जो मॉडल आपने बनाया उससे कितना लाभ हुआ, क्या हुआ, तो थोड़ा सा आप बताइएगा। तो अभी मैं इनकम्प्लीट था, इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहता था। थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम, 2-3 चीजें और शुरू कर रहे हैं। वो शुरू हो जाएंगी जब सभी लोगों को हम अपने फार्म हाउस पर आमंत्रित करेंगे, और आप आएंगे तो आपको बिल्कुल एक नई विधा से आपका परिचय होगा। और अगर इस दौरान
बीच में अगर गुरुजी को समय मिले तो गुरुजी को भी हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप आए और आके हमारा ना मार्गदर्शन करें। और जितने भी किसान भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, कल अशोक भैया मिल गए थे सिवनी मालवा, अशोक भैया से भी मेरी बात हुई कि आप अपने फार्म हाउस को है ना थोड़ा सा डिजाइन करो। तो उन्होंने कहा हाँ यार, वो 10 एकड़ को अपने को ना करना ही है। तो अशोक भैया और कल हमारी भी चर्चा हुई काफी कि अभी अ, अब केवल आनंद चाहिए, सुकून चाहिए। बोले पैसा जिंदगी में जो कमाया सो कमाया, खाया सो खाया, लेकिन अभी क्या है कि जिंदगी में आनंद चाहिए। तो आनंद के लिए भी, रेवेन्यू ओरिएंट करने के लिए भी आप थोड़ा सा इंटीग्रेटेड सिस्टम को अपनाएं। इंटीग्रेटेड सिस्टम में यह है कि आप एक काम करें तो उससे दो काम और हो जाए। तो थोड़ा सी ऐसी व्यवस्था लगा के चलेंगे तो निश्चित हमारे किसानों को लाभ होगा। और आगे मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सदन में हमारे उपस्थित रंजना बहन और हमारे गुरुजी को ये मंच समर्पित करता हूँ। और चीजें बहुत सारी हैं, कुछ थोड़े से कार्य सुबह से हम लोगों को भी मेंटेन करने होते हैं, तो इसलिए व्यस्तता तो थी। लेकिन हमने अभी ये एक चीज से आपका परिचय कराता हूँ, 1 मिनट। ये ये है ना, अभी छोटा छोटा सा पाथवे पे ये मोरिंगा लीफ है। तो ये मुनगा की लीफ लगा के और इनको है ना बंचेस में, जैसे अभी हमने यहाँ से इसको तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया यहाँ से, और ये बंच बन गया। देखिए मैं बंच भी बना रहा हूँ आपके सामने। ये इस तरीके से बंच हो गया। तो जहां भी आपके पास शेड है, उस शेड में केवल रबर से इसको ऐसे टांग दीजिए। क्या होगा, 2 दिन में, अभी जो तापमान है इसमें, 2 दिन में इसकी पत्तियां पूरी इसमें से झड़ने के लिए। और 2 दिन बाद आप इसको जब ऐसे हिलाएंगे तो जितनी भी ड्राई लीफ है सारी आपकी नेट के ऊपर या नीचे कपड़े के ऊपर गिर जाएंगी। और गिरने के बाद आप उनको ग्राइंड करके उस पाउडर को आप अपनी डेली डाइट में शामिल कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। और इसके खरीदने वाले भी हमारे पास करीब करीब अभी डेली लगभग फोन आते हैं, कोई 2 टन मांगता, कोई 1 टन। तो आगे आने वाली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एक मोरिंगा का एक पत्तियों के लिए एक विशेष स्थान होगा। तो हालांकि मोरिंगा की तो मेरे पास बहुत सारी वेरायटी है, आप जो देख रहे हैं, ओडीसी भी है, पीकेएम 2 भी है, कृष्णा भी है, रोहित 1 भी है। तो मोरिंगा पे मैंने बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था, तो इसकी बहुत सारी वैरायटी है। हाँ, लेकिन किसान भाई एक गलती कभी ना करें, जब भी अगर इस मोरिंगा को आप लगाएं तो पहली चीज वाटर लॉगिंग एरिया ना हो, और जो बेड की हाइट है वो आप 2.5 2.5 फीट से कम ना लें। जिन लोगों ने, मैंने देखा है जिन किसानों के साथ मैंने काम किया, थोड़ा इकोनॉमी की वजह से उनका का कहीं 4 इंच या 1 फीट 10 फीट की जगह बनी तो अभी ऐसा लगा देते हैं, ढलान वाला खेत है तो पानी नहीं रुकेगा, तो ये नहीं होगा। तो वो अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी जिसने भी प्रोटोकॉल को छोड़ के लगाई तो वो प्लांट सक्सेस नहीं हुए। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँ कि मोरिंगा की सफल खेती करनी है आपको, मुनगा की, तो उसमें है ना बेड की हाइट आपको 2.5 2.5 फीट का टॉप रखें उसका ऊपर वाला। तो आपके जितने भी प्लांट लगाए हैं वो सभी अच्छे से चलेंगे। ये मैंने कुछ प्रयोग किए थे, ये पुराने लगे हैं, एक भी मोटिलिटी नहीं है उसमें। आप ये देखेंगे ना, मैं पीछे कैमरा करता हूँ, रिवर्स कैमरा आपको दिखाता हूँ, इसमें एक भी मोटिलिटी नहीं आई। और पूरे पौधे ये बता रहे हैं, ये थोड़ा नीचे करना, ये ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे वो कैमरा ऊपर हो गया थोड़ा। ये देखिए, ये जो बेड है ना, ये जो बेड का टॉप है, ये 2.5 फीट रहना चाहिए टॉप। और नीचे से जो ये इधर से उधर की दूरी जो है, बेड का जो नीचे वाला बेस होगा वो कम से कम आपका 2.5 से 3 फीट होना चाहिए। और ऊपर जाके 2.5 फीट ऊंचा होना चाहिए, और ऊपर 6 इंच पे जाके फिर इसको आप प्लांट करेंगे। तो चाहे कितनी ही बारिश हो, चाहे कितना ही कुछ हो, ये एक भी मोटिलिटी नहीं आने के कारण उसका ये है। कभी कभी जिन किसानों ने मुझसे पौधे भी लेके गए और लगाए भी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, तो वो उसका कारण ये रहता है कि किसान है ना बराबर जमीन पे लगा देता है। रिज बेड जो सिस्टम है उसमें मोरिंगा को बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। ये क्या है कि रेगिस्तान या मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जहाँ पे होता है वहां की फसल है। अगर आप अपने यहाँ करना चाहते हैं तो इसको ना आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा, तब आपको इसके सफलतापूर्वक खेती कर सकेंगे। तो थोड़ा से 2 4 10 पौधे अगर आप कमर्शियली ना लगाएं तो आप मोरिंगा के जरूर लगाएं। तो उससे क्या होगा कि आपके घर में ना न्यूट्रिशन की आने वाला जो आज जो हम अनाज खा रहे हैं उसमें आप कितना ही अच्छा सब्जी खा लीजिए, चाहे कितना ही अच्छा गेहूं खा लीजिए, उसके अंदर जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन की मात्रा अभी इतनी कम हो गई कि अब वो केवल भूसा बचा है।
अभी कहते हैं ना कि एक जनरेशन, अभी जैसे 322 को हमारे यहाँ किसान छोड़ नहीं रहे। 322 नाम की जो गेहूं की क्रॉप है उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। क्यों भैया? वो ज्यादा उत्पादन देती है, 20 कुंटल 18 कुंटल या जो भी होती है, प्रोडक्शन उसका बहुत अच्छा है। लेकिन पोषक तत्वों के बारे में जब आप देखने जाएंगे उसमें, तो वो अभी कुछ नहीं बचा है उसके अंदर। अभी केवल भूसा जैसा है, केवल पेट तो भरा रहा है। जो हिडन हंगर है, हिडन हंगर बोले तो छुपी हुई भूख शरीर की पोषक तत्वों की। हमने खाया 1 किलो, उसमें कैलोरी मिलनी थी हमको 500, लेकिन मिली 10 या 15। तो ऐसी स्थिति में, इसी कारण ये घुटनों से लेके आंखों तक की इतनी बहुत सारी जो समस्याएं आ रही हैं, वो केवल शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलने की वजह से है। तो इसलिए आप जो है ना, जब भी कोई काम करें तो उसमें थोड़ा सा है ना, इसको भी देख ले कि अपना घर, अगर हम कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख एक और है जो मिस हो रहा है मेरे से। तो ऐसे 4 सुख गृहस्थी में बताए हैं। तो अभी उसमें ना, जब आप शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो पूरा संसार आपका है, पत्नी आपकी है, बच्चे आपके हैं। और यदि आप स्वस्थ नहीं है तो फिर जितना भी आपने जो इकट्ठा किया है, ये कोई काम का नहीं है। तो थोड़ा सा ना अपने डाइट पे, अपने शरीर को आप ना सेहतमंद बनाने के लिए, है ना, इन चीजों का अपने डाइट में जरूर समावेश करें। और आज ये तो अभी मोरिंगा तो सुपर फूड बन चुका है, और ग्लोबल लेवल पे इसकी लीफ की और इसके पाउडर की बहुत बड़ी डिमांड है। और यही भोपाल में एक सक्सेना जी हैं जो 1,000 रुपए किलो इसका पाउडर बना के बेचते हैं। कुछ नहीं करते हैं, इसको क्रश किया, इन पत्तियों को, और क्रश करने के बाद में ऐसे पहले सुखा लिया, सुखाने के बाद क्रश किया, क्रश करके ग्राइंडिंग किया, और कोई लेबल नहीं उसके ऊपर, नॉर्मल एक फार्मर की तरह बेच रहे हैं। और कम से कम अभी लाखों का उन्होंने बेच दिया होगा। उनकी भी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि आप, मैंने कहा हम लोग थोड़ा फली पे काम करते हैं तो हम पत्तियां नहीं दे पाएंगे, तो अभी है ना, घर के लिए आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। जी, आपने मुझे सदन में बुलाया और मुझे मंच दिया, इसके लिए सभी का आभार। जी, जी, जी धन्यवाद। आदरणीय, आदरणीय बहुत ही सुंदर। और एक एक हम जब आपको सुनते हैं, देखते हैं, तो एक ऐसी किताब को देखते हैं जी, जिस किताब में अलग-अलग चैप्टर हैं, और जी, अलग-अलग चैप्टर में वही बात आती है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप जिस तरह से बताते हैं, जिस तरह से आपने फार्म आपने डेवलप किया है, और जिस तरह से आपने अंतिम शब्द आज के सदन में कहा है कि मोरिंगा सुपर है, उसी तरह से आपका जो फार्म है वो सुपर है। और हमें महीने में कम से कम एक बार तो आपके फार्म के दर्शन हों, ऐसा हमें लगता है। मैं आदरणीय पवन सर से निवेदन करता हूँ कि इस आज की गोष्ठी में, जी जी आदरणीय, स्वागत। जी नमस्कार, धन्यवाद। और आज के मुख्य अतिथि रामकृष्ण रघुवंशी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे लगता है कि उनके और हमारे बीच के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल ही उनके बारे में चर्चा हुई। और देखिए आज प्रकट हो गए, बिना कोई प्लान था नहीं, और अचानक ये आ गए। और इसके साथ ही परसों भी किसी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसे है? मैंने कहा हाँ, बहुत सारे हमारे पास किसान हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम कोई देखना चाहते हैं। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने कहा इटारसी में बहुत सारे किसान हैं और हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी भी हैं। इनका नाम अनायास ही आ गया इसमें, बाकी लोगों का भी नाम आया, लेकिन सबसे पहले तो रामकृष्ण रघुवंशी जी का ही नाम। तो कुछ हमारा आपस में कुछ कनेक्शन जुड़ गया है, ऐसा लग रहा है। और आज का जो प्रस्तुतिकरण था, आज का जो लाइव सजीव रूप से आज रामकृष्ण रघुवंशी जी ने अपना खेती के विभिन्न मॉडल और बहुत कम समय पर मैं बताया है, उससे सुनकर के सभी लोग अभिभूत हैं और उत्साहित हैं। और जिसके पास जमीन है वो शायद वो भी अपने खेत में इसी तरह के कुछ अपनी स्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन करने के लिए तत्पर हो गए हैं, ऐसा मुझे भी लगता है। आने वाले समय पर हम जरूर, जैसा कि दिनेश जी ने भी बताया, उनकी वाणी को और मॉडल जब परिपक्व हो गया है, परिपक्व हो जाता है, तो उसको भी हम सुनना चाहेंगे आने वाले महीनों में, जब भी ऐसी स्थिति आती है। और इस तरह की चीजें हमें उत्साह से भर देती हैं कि इसमें कुछ अच्छा काम हो रहा है। इस अच्छे काम का प्रभाव न केवल रामकृष्ण रघुवंशी जी को, बल्कि उनके साथ जुड़े हुए और उनके संपर्क में आने वाले बहुत सारे लोगों को भी उसका आने वाले समय पर लाभ मिलेगा, ऐसा भी हमारे मानना है। तो आपको बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी हमारी ढेर सारी जो आपने जो
पुरुषार्थ किया है। और जो आपने इंटीग्रेशन की बात कही है, जो हमने इसमें बड़ा सा द्वंद्व रहता है कि हम सनातन धर्म में है तो हम क्या केवल वेजिटेरियन रहेंगे, लेकिन हम तो सनातन धर्म में सभी जीवों का कल्याण की बात भी करते हैं। और मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जीवों का आपस में अंतर संबंध है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन है, एक दूसरे की एनर्जी फ्लो के दृष्टिकोण से अगर इसको हम देखते हैं, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट फ्लो, उससे करते हुए आपने दो जानवरों का वो आपस में इंटीग्रेट किया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमें ये पूरी सृष्टि जो है, इसको हमें इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ा जो कार्य है वो आज की तारीख में किसान कर सकता है। तो ये इस तरह से कार्य करते हुए हम निश्चित रूप से सबका एक अपनी लागत को कम करना तो एक इसका तरीका है, लेकिन इसके साथ ही और भी जो अंतर संबंध की बात है उसको हम बेहतर कर सकते हैं, और इसमें हम लाभ भी ले सकते हैं। इन सब चीजों का लाभ किसान को और साथ ही उसकी द्वारा जो धरती माता को जो लाभ मिलेगा उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। आपके द्वारा जो नहर बना करके, पॉन्ड बना करके जल संरक्षण का जो कार्य, मुझे लगा कि बहुत अच्छा एक सिस्टम ऐसा बन रहा है जिसमें कि भूमि जल का जो एक ह्रास का एक संकट आने वाला है, उस पर भी हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो ये कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक बहुत सारे बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है कि एक पानी का संरक्षण भी हो, उसमें मछली पालन भी हो रहा है, उसमें और भी चीजें जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट का उसमें समावेश हो गया है, उसका फ्लो बन गया है। और परस्पर पारिस्थितिकी इसको कहते हैं, इस पारिस्थिति को बेहतर करने पर पहले शुरुआत हमने अपने आप से की, और इस मॉडल को मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, देखना चाहेंगे और इससे सीखना चाहेंगे, और इसको, इस तरह के मॉडल को सबको अपने अपने खेतों पर मुझे लगता है कि जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पहले से भी इस विषय पर कई बार कई संस्थाओं ने बातचीत की है। उन्होंने एक बार मॉडल का नाम दिया था 5% मॉडल, यानी कि अपने खेत का जो 5% हिस्सा है उसमें एक गड्ढा खोद करके उसमें पानी, जितना भी खेत का पानी है उसको उसी में इकट्ठा कर दें, या आपके फार्म का जितना भी हिस्सा है उसका लगभग 5% को आप पानी संरक्षण के लिए और उसको जमीन के अंदर पानी डालने के लिए आप करें। ऐसा भी इन्होंने मॉडल दिया। लेकिन आपने आज ये बहुत सुंदर मॉडल जिसमें सभी चीज इंटीग्रेट हो गया, यहाँ तक कि आदमी भी इंटीग्रेट हो गया। अगर वो उसकी छत में बैठ करके वो रह रहा है, खा रहा है, देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है, तो इससे अच्छा मॉडल और क्या हो सकता है। तो मुझे तो इस मॉडल को देख के बहुत खुशी हुई कि आपने इस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया है, और आशा है कि शीघ्र हमें भी इसके साक्षात दर्शन करने के मौका मिलेगा। जैसे प्रभु की इच्छा होगी वैसे कार्यक्रम बनेगा। मैं इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और साथ ही आज की योग शिक्षक महोदय जो हमारे बिहार से थे, उनका भी बहुत अभिनंदन है। और इस सारे कार्यक्रम में एक ऊर्जा भरने के लिए और बाकी करने के लिए जितने भी हमारे सहयोगी साथी इसमें कार्यरत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। जी, आदरणीय धन्यवाद। और जैसे आपने बताया कि हम जो विचार करते हैं, वो विचार हमारे आदरणीय दूसरे सदस्य भी करते हैं, और ये विचारों का जो संतुलन है और विचारों की पारिस्थितिकी है, हमारी बहुत ही सुंदर बनने जा रही है, हो रही है। और इसी क्रम में मैं आदरणीय सुमित वर्मा जी का हैंड-रेज़ है। जी, आप, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद भैया। रामकृष्ण जी का जो फार्म देखकर मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब भी, जितना भी बार देखें, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मौका मिले उनके यहाँ आने का। तो रामकृष्ण जी, आपने पिछले बार जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बताया था वेबसाइट में, जी मुझे कहीं वो सेक्शन दिखा नहीं कि वो कैसे रजिस्टर करना है, तो वो समझ नहीं आया। एक बार अगर फिर से बताएं, या फिर कैसे वो रजिस्टर कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए।
उसमें सर कुछ नहीं है, सिंपल है। www.कस्तूरी के कृषि फार्म .com पे जाएंगे तो हाँ हाँ। अबाउट अस, अबाउट मैनेजर, हमारे उसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप रजिस्टर करेंगे। नहीं तो आप मुझे मैनुअली भी भेज देंगे ना, तब भी मैं आपका पंजीयन करके और वहाँ पे आपके फार्म स्टे की व्यवस्था, अगला जो बैच हमारा आने वाला है ट्रेनिंग के लिए, जी जी। तो उसमें आप आ जाएं। और आप एज ए ट्रेनर नहीं आए, आप एज ए बंधु आए। तो क्योंकि आप सुमित जी, कल मैं आपके बारे में सोच रहा था, जी जी। क्योंकि ये जो मॉडल आपने मैंने खड़ा किया है ना, इसमें बहुत सारी कुर्बानियां हैं और बहुत सारी कथाएं हैं इसके बीच में। कि इस मॉडल में अभी मैं टोटल यहाँ पे 2000 मुनगा, 2000 अमरूद, 200 आम, 150 नारियल, फिर इसके बाद एग्जोटिक फ्रूट अलग और रेयर फ्रूट्स अलग, ये सबका जो कलेक्शन करने में जो मेरा समय गया है, तो जी ये जी। इतनी इजी जॉब नहीं है। मेरे को कल शाम को, रात को आपकी याद आई थी कि अभी सुमित जी भी है ना इसी प्रोजेक्ट पे ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, तो अभी उनसे बात करने की जरूरत है। फिर जी लेकिन जी। रात्रि ज्यादा हो गई थी, 10:30 बज गया था, रचना मैम से बात हुई, तभी मैंने कहा कि अभी दिन में उनसे बात करेंगे। कि आज इस मॉडल को खड़ा करना मतलब इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ कि ये ऐसे हो सकता है कि जब आप, मैंने कहा ना कि पॉजिटिव थिंकिंग, जब आप जी जी। सकारात्मकता से सोचते हैं तो जो 9 ग्रह पूरे हैं ना, वो इस वायुमंडल में ये ऊर्जा 9 ग्रहों को जाती है और वहां से ये ऊर्जा टकरा के आती है। वो और वो जो वाइब्रेशन आपके शरीर में महसूस कैसे होंगे, उसके आप लाइव फीलिंग कर सकते हैं। जैसे किसी विषय में आप बार बार सोचते हैं तो फिर क्या होता है कि वो एनर्जी का फ्लो, वो वाइब्रेशन आने के बाद आपके रोमांच खड़ा हो जाए, आपके रोम रोम में ना ऐसे पोर्स खड़े हो जाते हैं, जिसको रोंगटे खड़े होना बोलते हैं हम लोग लोकल क्षेत्रीय भाषा में। तो आपका शरीर पूरा रोमांचित हो उठता है। तो तब आपको ये समझ लेना है कि सृष्टि आपको देने के लिए तैयार है। अब जैसे जी मुझे पौंड पौंड बनाना था, तो अभी पौंड बनाना था तो इसका खर्चा बहुत लंबा था, क्योंकि इसमें जेसीबी चलना था, ये सब सारे। तो ये अभी मत्स्य संपदा योजना में हम उनसे, चौहान जी से जुड़े, और चौहान जी से जुड़ने के बाद में मैंने उनसे डिस्कस किया प्रोजेक्ट। बोले यार ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए तो हमारे उसमें फंड नहीं है, आप इंटीग्रेटेड करना चाहते हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप हमें एक ही दे दीजिए। तो वो एक प्रोजेक्ट दिया, उसमें से हमने पैसा बचाया और बचा के फिर ये मैं भारत सरकार की सहायता से बनाया हूँ। जी। जी ये पूरा बनाया, ये 2,20,000 का प्रोजेक्ट था। तो उसमें हम हमारे इनोवेशन और दूसरी टेक्नोलॉजी लगा के, और अभी देखिए ना, इसकी जो मिट्टी आप बाहर करेंगे ना, तो मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि ये जो चौड़ाई आपको दिख रही है, ये आपको 34 फीट से ज्यादा नहीं लेनी है। अभी 34 फुट से ज्यादा नहीं लेनी है। इसके पीछे कारण क्या है कि अभी आप जब इसमें जेसीबी चलेगी तो इसकी मिट्टी निकाल के इधर 15 फीट की मिट्टी इस तरफ की इस तरफ रखवाएं, और 15 फीट की मिट्टी इस तरफ की इस तरफ रखवाएं। तो क्या हुआ कि आपका जो यहाँ से मिट्टी ट्रांसपोर्ट करके इस पॉन्ड को बनाने का जो खर्चा था, वो जस्ट आधा हो गया। अगर गवर्नमेंट ने आपको 2,20,000 दिया है, तो आपको ना एक 1 लाख में आपका काम हो जाएगा। जी। जी इसका स्ट्रक्चर की लंबाई इसलिए लेनी है, लंबाई लेने का दूसरा ये कारण है कि जितना मछली को रनवे मिलेगा फ्लाइट करने को उसको पानी में, हम्म। उतनी उसकी अच्छी ग्रोथ आती है। दूसरी चीज, इसमें इंटीग्रेशन में आप ये काम कर सकते हैं कि जो लंबा पाथवे डिजाइन होगा ना, पाथवे की एक एक इंच जगह को आप उपयोग में ले सकते हैं। जी जी। अभी इसके लिए मैंने सोलर लाइट मंगवाए हैं, क्योंकि जब मैंने इसका केबल का एस्टीमेट जोड़ा कि अभी मुझे एक लाइट वहां लगाना है, एक वहां, ऐसे करके 10 लाइट इधर डिजाइन किए हैं, 10 उधर किए हैं, 20। तो अभी आधा आधा भी करेंगे तो 10 लाइट में काम हो जाएगा हमारा। अब एक लाइट उसका आ रहा है 6,500 का, जिसमें 3 विंडो है। तो एक विंडो तो रहेगी तालाब की तरफ, जहाँ पे कीड़े आएंगे उसकी लाइट में रोशनी से, तो वो मछली का भोजन बन जाएंगे। अभी दूसरी तरफ आप जो देखेंगे, तो अब उसका दूसरा एक विंडो आती है उसकी इस तरफ, और एक आती है इस तरफ, 3 विंडो वाला है, वो यूएफओ मॉडल है। अब वो मॉडल की विशेषता यही है कि आप एक लगा देंगे तो 3 काम आपके एक साथ हो रहे हैं। एक तो दोनों तरफ का पाथवे रोशन हो गया, और तीसरी विंडो जो इस तरफ आएगी लाइट की, उससे आपके मछलियों के फीडिंग के लिए कीड़े जो गिरेंगे इसमें, वो उनके फीडिंग हो जाएगी। एक दो चीजें हो गई। तो आप इस तरीके से जब है ना आप जब शिद्दत से काम करेंगे तो इनोवेशन ऑटोमेटिक आता जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है, तो उसमें एक योजना है जिसमें आप है ना 0.5 हेक्टेयर की है वो प्लान, जिसमें आपको आधा एकड़ जमीन आपकी जाती है पौंड में, और आधा एकड़ जमीन में आप कितना ही कैलकुलेशन कर लो, चाहे पूरे घर के लोग भी ना सर के बल भी खड़े होकर रात दिन मेहनत करो, तब भी आपको ना नॉट मोर देन 50,000, पचास हाँ हाँ। हजार से ऊपर का रेवेन्यू नहीं आ सकता। हाँ हाँ। ये टॉप रेट में बोल रहा हूँ सर मैं। जी जी। और ईमानदारी से कहूँ तो 25,000 भी किसान के पल्ले नहीं पड़ रहा आधा एकड़ जमीन में। जी जी। अब आधा एकड़ जमीन में आप है ना, इसमें अगर आप चौड़ाई 34 फीट रखते हैं, लंबाई 700 फीट रखते हैं,
710 फीट है हमारी। तो इसकी और दोनों पॉन्ड की मिला के, उधर वाले पॉन्ड जो आप देख रहे हैं, इसकी और इसकी मिला के, तो इसमें क्या होगा कि आप 2 वैरायटी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब साल भर जो मेरा हमारा उद्देश्य ये था इस मॉडल को क्रिएट करने के पीछे, कि मेरे किसान के पास साल भर पैसा कैसा बना रहे, जी या जी है ना। क्योंकि सबसे बड़ी जो इशू है, आज कोई माने या नहीं माने, कि सबसे बड़ा इशू है लेबर पेमेंट, लेबर जी को मेंटेन करना। अब लेबर एक आदमी का 300 रुपया लगता है साहब। अब मतलब कहीं तो 250 चल रहा है, कहीं 300 और कहीं 500 भी चल रहा है। और जो अच्छी टॉप क्लास लेबर मेरे पास, जो स्किल पर्सन वाले 70-80 लड़कों की टीम है, जो बाहर में फार्म मैनेजमेंट का या फार्म डेवलपमेंट का काम करता हूँ, तो उनको तो मुझे 600 रुपया और प्लस खाना सब फ्री देना पड़ता है। मतलब खाना फ्री, 600 रुपया उनको सूखे चाहिए। उस लेवल पे वो काम भी करते हैं प्लांटेशन का मेरे साथ। तो आप ये रेवेन्यू जब तक, क्योंकि आपने आज आम लगाया है तो आज तो फल देगा नहीं, ये फल देगा हाँ आपको हाँ जब परिपक्व होगा। तो तब तक आपके फार्म हाउस के खर्चे कैसे चलेंगे? आप ही मुझे बता दीजिए कि आप अपना वो कैसे मेंटेन करेंगे, रेवेन्यू जी कैसे निकालेंगे? तो अभी ये रेवेन्यू में आपके पास देखो 2 चीज हो गई। नीचे मछली हो गई, इसमें थोड़ा अलग टाइमिंग से डालिए, उसमें वो मिट्टी खाने वाली ग्रास कार्प को डाल दीजिए। तो जो आपकी खेत की निंदाई का जो होता है, तो ये आपने घास इसमें डाल दिया, तो जो खेत की हमारी जो केले के पत्ते निकलते हैं, मछली का एक पेड़ डालते हैं तो 2 घंटे में गायब हो जाता है यहाँ से। तो वो मछली इसको ना खा के कंप्लीट कर देती है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि इसमें आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो जो घास आपके खेत का निकल रहा है, वो कचरा निकाल के पूरा तालाब में डाल दीजिए आप। तो ग्रास कार्प उसको खा के ना बढ़िया आपके लिए जो फर्टाइल पानी बना देगी, इस पानी से आप इरिगेशन कर लीजिए जी खेत जी में। अब आपका वो हो गया। अब रही बात ये है कि ये 7 महीने में ये तैयार हो जाएगी। अब 7 महीने में आपका एक पौंड तैयार हुआ, तो इससे हार्वेस्टिंग शुरू हुई। जब तक आपका वो दूसरा पौंड जो उधर दिख रहा है, ये खत्म होगा, जब तक उसकी मछली तैयार हो जाएगी। इसके बाद हर महीने में नीचे आपको ये नीचे इधर बर्ड से कमाई अलग होगी। आप एक सेक्शन, 3 सेक्शन में अंदर जाके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, अलग अलग उसको डिवीजन काटे। तो आप इस सेक्शन को ऐसा बनाए कि उसमें अंदर पार्टीशन कर दें, और पार्टीशन में ये एक व्यवस्था ये रखे कि इधर के बर्ड्स उधर से, जब इनको हमको क्या करते हैं, फ्रीडम मॉडल में हम लेके जाते हैं। ये अंदर आपको जो गेट दिख रहा है, ये सेक्शन अलग है, इसको बंद कर देते हैं हम उसको वहां से, उस गेट को। तो ये अलग हो जाता है, बीच का अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। जब हमको इन पक्षियों को इधर ये फ्रीडम मॉडल में इधर बाहर भेजना होता है, ये हमने इधर लगवाई है ताकि उड़ के इधर तालाब में ना गिरे। अभी बन रहा है, इसको आरसीसी से पक्का करवा रहे हैं। पहले हमने नेट से ही अंदर भेज देते थे, और एक सीटी मारते थे, एक ताली बजाते थे, तो सारे पक्षी एक बार में बाहर, और एक बार अंदर भाग ताली बजाते थे तो सारे अंदर। क्योंकि वो ताली बजाने का हमने कॉम्बिनेशन ऐसा रखा था कि ताली बजाने के साथ ही उनको खाना देते थे। तो जी इस तरीके से हमारा ये मैनेजमेंट, 10 मिनट में सारे पक्षी बाहर। और वो दिन भर इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा हाइजीनिक का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि इसमें धूप लगना बहुत जरूरी है। तो वेंटिलेशन आप जब भी ऐसे कोई शेड का निर्माण करें तो पूरा पश्चिम बनाए, ताकि इधर से धूप आती है तो वो उधर वाला एरिया ड्राई हो जाता है। तो क्या है कि आपकी जो इसके अंदर जाली लगी है, इसकी लाइफ है ना जस्ट डबल हो जाएगी। और इसमें प्राइमर करके आपको ना साल में एक बार पेंट का खर्चा आएगा। तो अभी है ना ऐसे 1200 पक्षी आपके पास ये हो गए। जब तक आपकी मछली निकली, मछली निकलने के बाद में हर महीने में एक एक लॉट आपका, 1 महीने का लॉट ये हो गया 400 का, 400 का लॉट ये हो गया, 400 का ये हो गया। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये 20 फीट बाई 20 फीट है। तो ये कुल तो ऐसा है ना, 400 स्क्वायर फीट में आप है ना 50 से 60 हजार, 1 लाख रुपए का रेवेन्यू हमारा किसान निकाल सकता है। अब इसके बाद में ना, ये 2 चीजों से आप इधर फ्री हुए, मछली से फ्री हुए, उधर मुर्गियों से फ्री हुए, इधर फिर आपके पास एक ऑर्नामेंटल पक्षी आता है, जिसके लिए मैंने ये पूरा सेट डिजाइन किया था। ये वो होता है गूज, जिसको आप बोलते हैं राजहंस। तो, हाँ, तो राजहंस के लिए रनवे बनाया था कि ये उसमें से उतर के पानी में चला जाए, अपना ट्रेवल करके और वापस इसमें आ जाए। तो ये सेक्शन, आप एक ऐसा सेक्शन बांटने से फायदा होगा कि एक साथ 2 वैरायटी मेंटेन कर सकते हैं आप। इधर से आप फ्री होंगे तो फिर आप जो पाथवे है उस पर जब फ्लावर का काम करेंगे, तो ग्लेडिया इधर पे जनवरी में प्लांट कर दें, और इधर अभी ये सितंबर में के पहले आप जुलाई अगस्त में मारी गोल्ड तैयार कर दें। तो आप ये क्या पाथवे देखने में सुंदर लगेगा। और इस गेंदे लगाने से ये जो हमारी दूसरी क्रॉप लगी है इधर जो दिख रही है, इसमें पेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है। ये रस चूसक कीटों को अपने तरफ आकर्षित करता है। तो एक ऑटोमेटिक स्वतः है, जो इसको सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बोलते हैं हम लोग, सुमित जी। उसमें क्या होगा कि अभी ये पेस्ट को अटैक करेगा, तो उधर थोड़ा सेफ्टी कर रहा है। दूसरा ये चीज है कि अभी कोई ना कोई की शादी आती है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ होता है, तो आप इन फ्लावर को बेच भी सकते हैं। नहीं हो तो अभी आजकल प्राकृतिक रंगों का बहुत बड़ा होली पे वो होता है, तो आप इन गेंदे को तोड़ के रख लें, और तोड़ को रखने के बाद इसका पाउडर बना लें, और पाउडर बना के आपको इसमें ना नेचुरल कलर में भी इसको बेच सकते हैं।
कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो फार्मा इंडस्ट्री जो आपके इस पाउडर को खरीदती भी हैं, तो वो लोग भी मेरे संपर्क में हैं। तो आप अगर क्वांटिटी में हो तो आप उनको भी दे सकते हैं बना के। तो और दूसरी चीज है कि कुछ ना कुछ फेस्टिवल लगे ही रहते हैं हमारे धर्म में, तो फूलों की मांग तो हमेशा रहती है, और ये आपसे लेता कुछ नहीं, उल्टा आपको है ना ये मैरीगोल्ड दे के जाता है। इसमें एक लॉन्ग टर्म क्रॉप ये है कि आप जब भी पॉन्ड बनाए तो मैं ना उसमें नारियल इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसमें एक पानी वाला नारियल आता है। ये जो वैरायटी दिख रही है ये आप इसमें इसकी पहचान ये है, थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो लेके आएंगे ना तो इसकी स्टेम जो है ना वो येलो रहेगी, पीली पीली सी दिखी। तो इसकी कीपिंग क्वालिटी 2 महीने से ज्यादा है। अगर आपका इसमें नारियल लगा और एक में अगर 150 नारियल लगते हैं तो उनको तोड़ के आप जब भी रखेंगे तो आप है ना 2 महीने तक अपना स्टॉक में रख सकते हैं। और पानी वाला नारियल होलसेल में 25 रुपया जाता है, 25 से 30 रुपया। जी जी। और हाँ, तो 30 रुपया में के हिसाब से आपका 150 पेड़ का रेवेन्यू आप निकाल लीजिए, एक में 50 भी लगते हैं तो 1500 रुपये पर प्लांट के हिसाब से 150 नारियल की आप कॉस्ट वो निकाल लीजिए। ये होगा आपका 4 साल लगेगा इसको, इस पौधे को 4 से 5 साल में ये परिपक्व होगा। वो 5 साल का तब तक आपका मैंगो तैयार हो जाएगा। मैंगो की कैनोपी कितनी मेंटेन करना है आपको, नॉट मोर देन 8 फीट। मैं जैसे अपन बोनसाई मेंटेन करते हैं ऐसे इसकी कटिंग प्रूनिंग से आपको है ना 8 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं जाने देना है। ये जो बीच में आप जो मैंगो लगाएंगे तो उसको मैंगो को है ना इस ढंग से प्लान कीजिएगा। तो ऐसी बहुत सारी क्रॉप का जो मॉडल है ना वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर है ना बीच बीच में आप है ना ये जो लीफ के लिए ना मैंने कुछ है ना मोरिंगा, आप ये देख रहे हैं ना ये मोरिंगा भी लगाया है। और अभी कुछ प्लांट है और इसकी जो तीसरी रो आएगी, पहले में गेंदा है, दूसरे में मैंगो है, और उसके नीचे है ना जो खाली जगह पड़ी है हमारी ट्रेंच जो हमने लगाई है, इस खेत का जो वाटर लॉगिंग ना हो इसलिए एक ट्रेंच और दी है बगल से हमने। तो इस ट्रेंच में आप केला भी प्लान कर सकते हैं और दूसरा अभी आपका और फ्लावर वाला प्लांट प्लान कर सकते हैं, नहीं तो एक रो और डाल सकते हैं बनाना की। अभी हम इसमें अंदर साइड बनाना लगवा रहे हैं। तो ये केला जो होगा वो हमें फायदा फ्रूट तो देगा ही देगा, लेकिन उसके पत्ते है ना ये तालाब में मछली की फीडिंग के लिए यूज हो जाएंगे। और जिसने खाना बचा लिया वो किंग है आज की डेट में, चाहे पशुपालन का मामला हो चाहे आपका किसी भी क्षेत्र का मामला हो, वो आप उसमें अगर खाना बचाया आपने, जिसने खाना बचा लिया वो जीत गया। तो इसलिए है ना थोड़ा सा आपको ना इस ढंग से ड्राइंग बनाएंगे तो आपको और भी आनंद आएगा खेती करने में। और प्लस आप जो चीज क्रिएट करेंगे ना तो वो जो लोगों को जब बुलाएंगे और लोगों से हमें जो है ना जो अच्छी ऊर्जा मिलती है तो उससे ना फिर चीजें धीरे 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 मॉडिफाइड होती चली जाती हैं। तो सबसे बड़ी आपका चिंता का विषय जो होता है वो लेबर पेमेंट। अब लेबर पेमेंट को मैनेज करने के लिए आपको इंटीग्रेशन पे जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे। हाँ, अभी दूसरा एक चीज है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम होती है जिसमें आपको थोड़ी बहुत लाइजनिंग करनी पड़ती है। तो अभी जब भी लाइजनिंग करेंगे आप अधिकारियों से मिलेंगे तो प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, वो भी बहुत कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, तो आपको है ना गवर्नमेंट से भी ऐसी मदद मिल जाएगी। अब इसके बाद में ना अभी मेरे पास एक ऑफर आया है कि अभी ये जो कॉटेज दिख रहे हैं ना, ऐसा कॉटेज 5 कॉटेज और डिजाइन कर दीजिए तो ये हम ना आपकी ऊपर वाली कॉटेज है ना हम एज ए टूरिज्म के लिए उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो अगर इसको और ढंग से अच्छा बनाया जाए तो आप है ना एज ए टूरिज्म पे भी जा सकते हैं इसमें। और बहुत सारे लोग सुमित भैया ऐसे होते हैं कि जो क्या है कि एकांत चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो हफ्ते में एक दिन अपने सुकून शांति से कहीं भी जाए, तो आप है ना उनके लिए उनको भी बुला के लिए ऐसा अट्रैक्टिव मॉडल आपको क्या करना है, ये पॉन्ड है उसमें आप जुगाड़ से जो बड़ी ट्राली का ट्यूब आता है उसमें बढ़िया अच्छा पेंट करके और आप एक छोटी सी बोट बना सकते हैं, या प्लास्टिक की रेडीमेड बोट मिलती है तो आप एक ना बोटिंग एरिया भी लंबा हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा बच्चों को भी अट्रैक्शन रहेगा, वो फिर इधर उधर जाने का नहीं बोलते हैं कि हमको यहाँ घूमने जाना है। उन्होंने कहा बोटिंग करना है तो पॉन्ड में चले जाओ, और पॉन्ड की हाइट आपकी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें, उसमें 4-5 फीट से ज्यादा पानी नहीं रखना है आपको। ये अभी टोटल इसका जो गहराई है 8 फीट है, लेकिन ऊपर 5 फीट खाली है, आपको बॉल दिख रही है। इसके बाद मैं 5 फीट ही 4 फीट ही पानी मेंटेन करके रखता हूँ इसमें। तो सुमित भैया इस तरीके से ना आप कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग है ना नई दिशा में एकदम बिल्कुल अनजान की तरह नेचर से प्रभावित होके बिल्कुल इसको आप कह सकते हैं मोटिवेट होके और एकदम से धुन में लग जाते हैं, तो सबसे पहला शॉक पहला झटका उनको लगता ही है, जिसमें ये उसका कहीं ना कहीं मन एक जगह विचलित होता है। वो ये सोचता है अभी इस प्रोजेक्ट को छोड़ो, इसमें कोई दम नहीं है। फिर इसके बाद आपके दूसरे विरोधी तैयार है, कौन? समाज वाले, फिर ससुराल वाले, फिर ये वाले। अभी मैंने जब ये काम शुरू किया था तो यू कांट बिलीव कि मेरे ससुर जी वो पुलिस में रहे हैं पहले, तो अभी वो सब एजुकेटेड फैमिली है। एक हमारे बड़े साले साहब प्रभारी एसडीओ है पीडब्ल्यूडी में, तो वो ये कहते थे अरे यार ये काम क्या शुरू किया मालिक आची का,
तो मैंने कहा कि आप दादाजी रहने दीजिए, आपने है ना अभी क्या है, जितनी सांसें ली हैं उनका हिसाब किताब आपको मालूम नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे ससुराल पक्ष में इसी वजह से, क्योंकि वो ये जंगल बनाने के पक्ष में नहीं थे खेत को, तो वो विरोधों को भी सहन किया। तो आपको है ना थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अगर चीजें अप्स एंड डाउन इसीलिए आते हैं कि वो आपको ना कोई सीख दे के जाते हैं। तो इस जी जी। तरीके से सुमित जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जहाँ मेरी मदद की आवश्यकता हो वहां मैं आपके लिए तत्पर हूँ। लेकिन चीजों को जब बनाते समय ना 25 साल या 50 साल की प्लानिंग से काम करना। बीच जी में जी। अवरोध जरूर आएंगे, उनसे डरने का नहीं। लेकिन फिर क्या है कि सृष्टि में मैं बहुत सारे ऐसे आपको ना शॉर्टकट बता दूंगा। मैंने आपको आप मीटिंग में शुरू से जुड़े हुए थे, हाँ हाँ। तो मैंने सबसे पहली बात क्या बताई थी, बताइए, याद है आपको? मैं 7:15 को जुड़ा लगभग, शायद शुरू से तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। कि आपका जो भी गेट है, आप देखना एक चमत्कारिक हाँ, जो पौधे का। पारिजात का पौधा, जी पारिजात का पौधा बताया जी। हाँ, राइट हैंड पे आपको है ना, आप एक पारिजात लगा दीजिए आपके फार्म जी पे। जी। फिर अब मुझे नहीं मालूम कि मैं आई डोंट हैव एनी डेट, मेरे पास कोई ऐसी डेट नहीं है, तारीख नहीं है किस दिन वो चमत्कार होगा। लेकिन जैसे ही उसमें फ्लावर्स आने के पहले आप अपने फार्म हाउस पर एक मिरिकल बदलाव देखेंगे, मिरिकल, चमत्कारिक जी रूप से, कि सब चीजें सहज होती चली जाएंगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कोई एनर्जी इसके पीछे है जो आपको आशीर्वाद दे रही है। जी जी। तो ये जो पारिजात है, ये अपने आप में भगवान कृष्ण का परम प्रिय पौधा है, भगवान विष्णु का परम प्रिय पौधा है। इसमें रात को फूलों की बारिश होती है, और भी इससे बहुत सारी मेडिसिन भी बनती है। तो आप इस तरीके से अच्छा, कुछ बारहमासी फ्रूट्स हैं, और कुछ ऐसी क्रीपर, ऐसे ऐसे क्रीपर्स हैं कि जिसको लोग देख के दीवाना हो जाए। फिर मैं आपको एक और लाइन बताऊंगा कि आपका रेवेन्यू कैसे खड़ा होगा। तो आपके जी जी। फार्म हाउस में एक छोटा सा प्रयोग करना है आपको, छोटी सी चीजें ला के रखना है। फिर देखिए कि अपने आप है ना, अभी अभी लोग मेरे गाँव में आश्चर्य करते हैं। सुमित जी, ये एक बड़ा थोड़ा हास्य का विषय है कि लोग बोलते हैं यार, बड़े बड़े पटेल 5-5, 10-10 लेबर को मेंटेन नहीं करते, इनके यहाँ यार 12 महीने लेबर चलती है, पेमेंट आता कहाँ से है, ये आदमी करता क्या है? मैं कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करता, जो मेरे पास चल के आता है केवल मैं उसको थोड़ा बहुत उससे बात कर लेता हूँ। बाकी मेरा 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, तो वो मैं फार्म डेवलपमेंट का काम भी कर रहा हूँ, और यहाँ से मेरे फार्म हाउस से अपने पौधे भी बिकते हैं। मैंने बताया हमारी दीमक की मिट्टी भी बिकती है। मैंने कहा ना, आज की डेट में मरा हुआ गधा भी बिक जाता है, केवल बेचने वाला चाहिए। आपको मार्केटिंग स्किल की आवश्यकता है। तो अभी हम लोग तो क्या गोल्ड बेच रहे हैं, तो फिर हमें शंका किस बात की? तो इसलिए ना थोड़ा सा ना मार्केटिंग स्किल डेवलप करके, और अभी हम, क्योंकि अभी ना कि आपको लोगों को हला हला के जगह जगह के लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ ये है। और जितनी भी दुनिया में चीजें बिक रही हैं, चाहे आप अंडरवियर से लेके देख लो, अंडरगारमेंट से लेके कपड़ों तक देख लो, टूथब्रश से लेके साबुन तक देख लो, सिर्फ किस वजह से डरा डरा के बेच रहे हैं ये लोग। चाहे जी वो जी। अमिताभ बिल्कुल बच्चन ऐड बिल्कुल। कर रहा हो, या मैं भी वो थ्योरी फॉलो करता हूँ, प्रेम और भय, हाँ लालच और भय। हाँ, वो उसमें तुलसी बाबा लिखे है ना कि भय बिन प्रीत ना होत। तो जब तक जी डर नहीं मन में पैदा होगा, तब तक वो आदमी वो उसको बाय भी नहीं करेगा, या उसको फॉलो नहीं करेगा। तो आपको क्या है कि, और जो भय बता रहा है वो सत्य है, हम गलत नहीं बता रहे हैं। तो एक भय क्रिएट करके, और दूसरे आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ग्रेसफुल बना के, अभी आप जो भी चीज रखेंगे मेरे यहाँ से, तो पता ना जितने पौधे बेचे मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पौधे बिक जाते हैं। तो उसमें यह है कि अगर आपने 10 पौधे दिए, तो उसमें से अगर 4 भी लगे, तो कहीं ना कहीं प्रकृति में आपका एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। और जब वो बड़े होंगे, उसमें से पक्षी किसी की आत्मा तृप्त होगी, तो उसकी जो ऊर्जा लौट के आएगी, वो टाइम लगेगा उसमें। मैंने कहा ना, मेरे पास डेट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उसका रिटर्न आपको मिलना निश्चित है। जी हम जी। क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है इस प्रकृति में। जहां जहां आपको मेरी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, हम और आप मिलकर कैसा अच्छा कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से काम करेंगे। और कोई आपको मेरी सलाह की आवश्यकता होगी, तो उसमें भी मैं आपके लिए तत्पर हूँ। जी ओम। जी जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी, आगे आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आपका स्वागत है। जी, चर्चा बहुत सुंदर चल रही थी। आवाज आ रही है मेरी बहन? आ रही भाई साहब। अरे वाह, बड़े दिनों के बाद आज पुनः योगाहार कार्यक्रम के साथ जुड़ने का समय मिला। मैं वैसे लेट जुड़ा था। चर्चा बहुत सुंदर चल रही है। आज हैंड रेस करने का कारण धार्मिक है। चर्चा क्रिया के ऊपर चल रही है, कृषि की बात चल रही है। जब भी रामकृष्ण जी रघुवंशी को देखता हूँ, तो मुझे हमारे कृषि देवता भगवान बलराम की याद आती है। आज से 5130 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की यात्रा शुरू हुई।
आज संयोग ऐसा है कि भगवान बलराम का जन्म दिवस है। कृषि देवता भगवान बलराम बलराम जी का जन्म दिवस है। आज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी है। कृषि देवता भगवान बलराम भादव मास के शुक्ल षष्ठी के दिन धरती पर अवतरित हुए। पिता वासुदेव और मां रोहिणी के गर्भ से, पहले देवकी ही कहा जाना चाहिए, और देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित किए गए। इसलिए पहले सेरोगेट मदर के माध्यम से इस धरती पर अवतरित हुए ऐसे भगवान बलराम के जन्म दिवस की मैं योगहार कार्यक्रम के नियमित एवं समय समय पर जुड़ने वाले समस्त बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बलराम को कृषि का देवता कहा जाता है। उन्होंने पहली बार कृषि यंत्र हल का निर्माण किया, इसलिए उनके आयुध में एक हाथ के अंदर हल और दूसरे हाथ में हार्वेस्टिंग करने वाला यंत्र मूसल है। हल और मूसल से इस सृष्टि पर अन्न के दानों को उगाकर पहली बार उन्होंने मानव समाज को अन्न से परिचित करवाया, ऐसा पुराणों में उल्लेखित है। चर्चा बड़ी सुंदर चल रही है। अचानक से मुझे याद आया कि आज भगवान बलराम का जन्म दिवस है। इस सुंदर चर्चा में मैं आपको थोड़ा सा व्यवधान किया हूँ, विषय को अन्यत्र लेके गया, उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। लेकिन स्वभाव मेरा ऐसा ही है कि आध्यात्म का जब विषय आता है तो मैं उसे रखने का प्रयास करता हूँ। पुनः एक बार आप सभी लोगों को कृषि देवता भगवान बलराम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, सबके मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर जानकारी के साथ और महत्व और गर्व का ये पर्व और आपकी जो वाणी है हमने ग्रहण की, और ये इस क्रम में आदरणीय रंजना दीदी के पास वापस आते हैं और डॉक्टर दुबे सर, शायद दुबे सर का हैंड रेज है। जी जी, सर सादर आमंत्रित हैं आप। धन्यवाद सोमल जी। आज की कक्षा रामकृष्ण जी की ने जो दर्शन दिया वो बहुत ही प्रेरणादायी रहा, और हम तो उनको कहते ही है कि वो तो जन्मजात वैज्ञानिक है और खुद काम करने वाले वैज्ञानिक है। नहीं तो कई बार अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में या यूनिवर्सिटीज में लेबोरेटरी में बैठने वाले अलग होते हैं और फील्ड स्टाफ अलग होता है। ये दोनों कला रामकृष्ण जी के पास में है, इसलिए वो एक अनोखे वैज्ञानिक है। और अलग अलग प्रकार से जो भी मॉडल्स उन्होंने खड़े किए हैं, जैसा वोकेशनल एजुकेशन का अपन बात करते हैं कि नए पीढ़ी को अपने पैर पे खड़े होने के जो अलग अलग मॉडल्स है, वो मॉडल्स उन्होंने बहुत अच्छे से किए भी है, उसका इकोनॉमिक्स भी दिया है। मेरी छोटी सी गुजारिश है रामकृष्ण जी से कि आपने जो भी अभी दर्शाया है या कई बार दर्शाते हो, उसका एक प्रेजेंटेशन वीडियो के रूप में अच्छे से बनाओ, या बनाया होगा तो निश्चित अच्छा ही रहेगा। और वैसे ही जो आपने अलग अलग प्रकल्प बोले हैं, इसका थोड़ा एक इकोनॉमिक्स, जैसा कि एक लघु उद्योग होता है, कॉटेज इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, उस तरह से थोड़ा सा बनाओ। और ये यदि हमारे योगाहार मंच के माध्यम से या अपना जो परिवार है पतंजलि का, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एक्सटेंशन का पार्ट है, उसके माध्यम से ये पूरे देश में जहां जहां संभव हो
वो यदि प्रसारित किया गया, प्रचारित किया गया और उसके माध्यम से कुछ लोग आएंगे आपके पास में मिलने, बात करने, तो निश्चित रूप से एक जो युवाओं को प्रेरणा भी मिलेगी और कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मौका भी मिलेगा और वो खुद आएंगे, देखेंगे कि हाँ, खेती यानी कोई बोझ वाली बात नहीं है, तो ये इस आसानी से और लगन से की जा सकती है और उससे अपनी खुद की एम्प्लॉयमेंट भी खड़ी की जा सकती है, ऐसी प्रेरणा मिलेगी। तो इस तरह का अगर कुछ काम किया है तो वो एक्सटेंड कीजिए, अगर नहीं किया है तो उसको उस तरह से कीजिए। यही मेरी गुजारिश रामकृष्ण जी से है। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, इस पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी जो प्रकाश रघुवंशी यूपी में है, तो उनके पास की भी एक वैरायटी हमारे पास है, कुदरत 9। तो अभी थोड़ा सा इसकी वीडियोग्राफी और प्रेजेंटेशन में मैं इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा था कि जब चीजें क्या कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। तो आदमी क्या होता है, कल अशोक भैया भी मंच पे बोल रहे थे सिवनी मालवा कि यहाँ पे सिवनी मालवा में मुझे मिले थे, तो वो भी वहां भी उनके यही शब्द थे कि धरातल पे करने वाले कितने लोग हैं और लेक्चर देने वाले कितने लोग हैं। तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब ये इसमें ये कर रहा था कि जब चीजें ना पूरा प्रकल्प प्रॉपरली तैयार हो जाए तो तब उसको किया जाए, एग्जीक्यूट करे किया जाए, तब थोड़ा और ठीक रहेगा। मैं उसके इंतजार में था। हालांकि मैंने कुछ काले गन्ने के सीड भी अपने लिए तैयार कर लिए अपने किसान भाइयों के लिए, कि उसमें 2 वैरायटी है मेरे पास काले गन्ने की। तो जिसमें एक में जो डिस्टेंस पास में है, जब आप उसकी गांठ के ऊपर से उसको खाते हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो एक वो है जो बिल्कुल इतना सॉफ्ट है, इतना वो है कि आप खाएंगे तो उसकी गांठ का आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी गांठ बीच में कहाँ पर थी। और एक है जिसकी गांठ की दूरी, गांठ से गांठ की दूरी थोड़ी लंबी है। तो दोनों प्रकार के सीड मैंने तैयार किए हैं। तो थोड़ा सा ये प्रकल्प तैयार हो जाए और एक बार हमारे परम आदरणीय अपने पवन सर जो है, उनका एक पौधा अभी भी बचा हुआ है इधर पे राम दरबार का, और तो वो प्लांट हो जाए और बाकी मतलब लास्टली मतलब मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर साहब ये मानिए कि अभी इस साल के एंड तक है ना, ये रनिंग मोड में प्रॉपर सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। और हमने ये रोड जो हमारे अप्रोच फार्म का आपने देखा नहीं, हमारे पास 4 व्हील ट्रैक्टर है छोटा वाला, जो कि वो पूरा गड़ जाता है कीचड़ में। यहाँ तक अगर आप बारिश में मेरे फार्म तक आएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं इसके लिए पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी गया और यहाँ से भी बात की, हमारे आदरणीय मेहरा जी से भी मिला, उनसे भी बात की। तो ये 8 करोड़ का रोड मैंने एक सैंक्शन करवा दिया है, तो ये यहाँ तक अप्रोच रोड भी हो जाएगा। तो तब तक ये मेरी बाकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो जब जब भी आप लोग पधारेंगे इधर आएंगे तो आपको प्रॉपर मतलब सिस्टमेटिक हो जाएगा फॉर्म। जब तक मैं सिस्टम में नहीं आता तब तक मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता था। बस इसके पीछे एक यही ध्येय था, बाकी और कोई बात नहीं थी। जी ओम। जी जी आदरणीय धन्यवाद। यह आप बिल्कुल विश्वकर्मा सही जी कहा के ओम। सहयोगी हैं। जी जी आदरणीय अशोक पटेल सर, आपका धन्यवाद बिल्कुल सही कि कहा, इसमें ये बिल्कुल सही। जी जी जब तक पूरा प्रॉपर ए टू जेड चीज पूरी व्यवस्थित नहीं हो जाती, जब तक रामकृष्ण जी उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत मेहनत है। आज नहीं, आज से 7-8 साल से वो लगे हुए हैं और बहुत मेहनत की उन्होंने। बिल्कुल इतनी सूक्ष्मता से एक एक चीज उन्होंने करी और एक एक चीज लगाई है और एक एक चीज का अध्ययन किया, उसमें बहुत मेहनत की है। तो उनका कहना बिल्कुल सही है कि पूर्ण रूप से जब तक पूरी चीज व्यवस्थित नहीं हो जाए और उस चीज का आदमी आंख से देखे, समझे और उस चीज को फॉलो करे, उस स्थिति में जब तक नहीं आएंगे, जब तक वो वीडियोग्राफी ये वगैरह नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जी आदरणीय पटेल सर, आपने आपने इस बात की पुष्टि की कि आदरणीय रामकृष्ण जी की जो तपस्या है उसका हम पल्लवित और पुष्पित होते हुए आगे हम जब सब देख सकेंगे। तो हाँ, डॉक्टर दुबे सर की बात भी महत्वपूर्ण है और हम दोनों को संयोजन से आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जब एक व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि की तरफ होता हुआ चलता हुआ जब महसूस करेगा तो उनको बताने में और अच्छा और आनंद आएगा। तो ये आनंद की बात है। आदरणीय अशोक पटेल सर से ही निवेदन पुनः है कि आज की मुख्य अतिथि और आज के योग शिक्षक के साथ आज के उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद। किया है दुबे सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा जी 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 वापस रंजना जी के पास पहुंचते हैं और आदरणीय दुबे सर के पास पहुंचते हैं। जी धन्यवाद समाज जी। रघुवंशी जी की और पटेल सर की जो बातें हैं वो बहुत सही है।
लेकिन मैं क्या है, मैं थोड़ा किसान भी हूँ, टीचर भी हूँ और वैज्ञानिक भी हूँ। तो तीनों दायरे से जब मैं देखता हूँ तो अपने पास अब रघुवंशी जी के पास आज के समय में भी कम से कम या उनके फार्म पे 10-15 चीजें निश्चित रूप से है कि जो मॉडल के रूप में रखी जा सकती है। और अपडेटिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज 10 है, साल 2 साल के बाद में 20 होंगी, 25 होंगी, लेकिन ये एक चीज होती है। और दूसरा, अध्यात्म में मैं विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। आज रामकृष्ण जी की हमारी हालत सब ठीक है, कल का किसने देखा, कल सही होगा नहीं होगा। तो इसलिए जो भी है, जैसा भी है, अभी आज के इमीडिएट करो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस दिशा में 2-4 महीने में कि भाई जितने कोर्सेस अपन कर सकते हैं, जितना अपन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उतना दिया जाए, यही मेरा सुझाव था। बाकी करने वाले तो रामकृष्ण जी है और पटेल जी। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात से मैं पूर्ण तरह सहमत हूँ। धीरे धीरे मैं तैयारी करता हूँ और अभी बच्चे एग्जीक्यूट करने में ये है कि मैं ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं ले गया, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं तो पर्सनली उन लोगों ने संपर्क करके, जैसे अभी विद्यालय के बच्चे हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं, 1,000 रुपये प्रति बच्चा मैं चार्ज लेता हूँ। मैंने कह दिया दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, मिट्टी भी, धन्यवाद। जो मिट्टी है वो भी फ्री मेरी नहीं आवाज है। आ रही है? जी आ रही है जी। आ रही है आवाज। पतन को आवाज आ रही है क्या? जी आ रही गुरुदेव। जी जी जी। तो इसलिए क्या है डॉक्टर साहब, अपन वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सारे काम अभी वो भी नहीं करते हैं। जहाँ आवश्यकता होती है, जिसको मदद करनी होती है, तो उनको हम पौधे का आदान प्रदान फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। बाकी हर चीज का हम ना एक मूल्य अगर हम निर्धारित कर ले तो आदमी को उसकी वैल्यू होती है, उसकी कीमत होती है। मैं आगे आने वाले समय में और यहाँ पे सब चीजें करके फॉर्म विजिट के लिए एक चार्ज भी रखने वाला हूँ कि यदि आपको फॉर्म को विजिट करना है तो आपके पीछे हमारे यहाँ कोई भी इतना फ्री नहीं है जो 1 घंटे 1.5 घंटे आपके साथ बड़बड़ करेगा, चिल्लाएगा, मुंह दुखाएगा और इसके बाद आप घूम फिर के आनंद लेके चले जाएंगे। उसका भी पेमेंट कीजिए, 200 रुपये आप जमा कराइए, आप आइए, हम आपको हर चीज की जानकारी देंगे। तो इस तरीके से उसको सर मैं चार्जेबल भी करने वाला हूँ। जी ओम।